हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस होंगे, जिसमें आपके बेसिक सारे टर्म्स आ जाएंगे। सारे, जिसमें हम लोग जो भी आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इसमें ये भी देखोगे कि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्लस न्यूटन्स के लॉ भी हो जाएंगे। और इसको हम 2 क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा पेड लेक्चर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में होगा। आपकी फीस इतनी है कि आपको लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। होंगी। इसमें आपका पहला यूनिट भी खत्म होगा और आपके एक पूरे की पूरे फिजिक्स का पूरा की पूरा एक बेस तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कोई भी चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक यूनिट की बात करते हैं। देखो, आपके सिलेबस में एक छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। स्पीड के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। प्लस मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली फिजिक्स आपको बताती क्या क्या है। सबसे पहले आप जो भी चीज़ देख पा रहे हो, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मेरा कलर आपको जैसा भी दिख रहा है, काला पीला नीला जो भी दिख रहा है, तो वो सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है। वो सब कुछ हम जो भी पढ़ते हैं, तो वो उसके पीछे हमें अगर जानना है कि क्या वजह है इसके पीछे की, तो उसके लिए हमें बेसिक फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली फिजिक्स हमें बताएगी कि आपका कलर ऐसा क्यों दिख रहा है सर। दूसरी चीज़, आप कुछ भी, जैसे ये पेन है, पेन का मास कितना है, ये पेन लिख कैसे रहा है, इसके अंदर जब कोई इंक वाला पेन होगा उसमें इंक कैसे आगे आती है अपने आप। तो वो सब कुछ हम लोग, सब कुछ जो भी होगा वो विद एक्सपेरिमेंट और प्रूफ के साथ सब कुछ किया हुआ फिजिक्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिजिक्स एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि देखो, 10th से पहले आप सबने पढ़ा हुआ है। आज की क्लास आप पूरी देखोगे, आपको समझ आएगा कि साइंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली आपको डिफिकल्ट बनाने वाले कौन है, वो आपके स्कूल एंड कॉलेज के टीचर हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए। बेसिकली 10th से पहले पहले ही ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। कॉलेज में खैर आप सीख भी नहीं सकते। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, यूनिट किसको बोलते हो आप। तो हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब उसको एक मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए पूछा, सर आपकी हाइट कितनी है, व्हाट इज योर हाइट। तो आपकी हाइट कितनी है, मान लो किसी बच्चे ने बोला सर मेरी हाइट है 171 सेंटीमीटर। तो आपको मैं पूछूं, इसमें आपको कैसे पता चला कि अगर मैं सिंपल लिख दूं 171 सेंटीमीटर, तो कोई भी बच्चा मुझे बता देगा यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, मतलब एक दूरी की बात हो रही है, लेंथ की। तो लेंथ की बात होने के लिए कैसे पता चला मुझे, ये सर यहाँ से पता चला। इसको बोलते हैं सर यूनिट। कोई भी चीज़ की पहचान के लिए अपना कोई ना कोई एक यूनिट दिया होता है। और ये जो दिख रहा है कितनी हाइट है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो कोई भी चीज़ की पहचान के लिए उसको कोई ना कोई यूनिट मिला होगा, और उसी यूनिट को हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाओगे गाइज, तो उसके आने वाले चैप्टर जितने भी होंगे इसके बेस पे, जो स्पेशली जो फिजिक्स के रिलेटेड होंगे, वो सब कुछ आपको समझ आएगा। और आपको रियल लाइफ में भी चीज़ें समझ आएंगी कि आप हकीकत में ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में कर रहे हो। तो मैं आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से इतने अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ना कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा, जितने ज़्यादा चीज़ों को आपने पढ़ा होता है, तो अगर उसके कॉन्सेप्ट नहीं है वो सब कुछ बकवास होता है, वो सब कुछ बेकार चला जाता है। क्योंकि आपको एग्जाम में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। तो हर एक चीज़ के लिए मैंने बोला सर यूनिट होता है, कोई ना कोई क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई यूनिट होगा जो मुझे उसका बताएगा। जैसे मैं बोलता हूँ टाइम कितना हुआ, आप बोलोगे सर 12 बज के कुछ भी बोल दो, मान लो 12 बज के 10 मिनट। तो 12 मुझे पता है किसकी बात हो रही है, आवर की बात हो रही है। और ये क्या है सर, मिनट की बात हो रही है। जैसे टाइम को वैसे मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनता है सेकंड्स, ये भी उसके यूनिट होते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि यूनिट क्या क्या होते हैं, ऐसे यूनिट क्या होते हैं, हर एक यूनिट धीरे धीरे क्यों बने थे, मैं सब कुछ आपको आज की क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जैसे मैं बोलता हूँ सर आपका मान लो मास या वेट कितना है, आप बोलोगे सर मान लो 70 kg, जैसे मेरा वेट है 70 kg, मैं लिख देता हूँ।
तो अगर मैं किसी को बोलूँ 70 kg, तो हर एक बंदा मुझे बता सकता है यहाँ पे मेरी मास की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। मास और वेट दोनों में फ़र्क होता है, ये भी आप धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में समझ जाओगे। तो केजी क्या है सर? केजी ने मुझे बताया कि मेरा मास कितना है। ये क्या है सर? ये मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली हर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट बने गए हैं, उसी को बोलते हैं सर यूनिट। अब आपका स्पीड का भी यूनिट है, वेलोसिटी का भी यूनिट है, तो वो तो पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे यूनिट बनाने ही क्यों पड़े? अगर आपको कोई पूछे सर यूनिट बनाने ही क्यों पड़े, तो एक देखो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लीजिए आप लोग पुराने ज़माने में जी रहे हैं, जब क्या होते थे, आपका किंग्स वगैरह चलते थे। जब कोई राजा होता था उसकी पूरी प्रजा होती थी, तो वो क्या करता था सर, एक एरिया पे पूरा होल्ड करता था। जैसे मान लो यहाँ का किंग है एक, उसने इतना पूरा एरिया घेर रखा है, ये उसका कंट्रोल है। यहाँ पे बॉर्डर पे उसने अपनी आर्मी लगा रखी है और ये उसका पूरा सिस्टम है, सारा वो चला रहा है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर चलाता है, उसी तरीके से मान लो एक किंग है जो इस एरिया को चला रहा है। यहाँ पे सर एक किंग था, बीच में आ गया सर एक कोई समुंदर वगैरह, ठीक है, समुंदर के इस साइड भी एक किंग रहता है, उसने भी ये जगह घेर रखी है। इस तरीके से मान लो जगह अलग अलग जगह घेरी हुई है। अब इन बंदों ने जो सिस्टम बना रखा था अपना, वो चलेगा सर राजा के अकॉर्डिंग, जो भी राजा बोलेगा उसी तरीके से होगा। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई चीज़ लेनी होती थी तो चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी, करेंसी तो बाद में आई थी। मान लो आपको चीनी लेनी है, ठीक है, मान लो आपको चीनी लेनी है, तो चीनी के लिए आपको उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। जैसे कुछ भी मान लो चावल देने पड़ेंगे या कुछ भी देना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई चीज़ लेनी है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। वो सिस्टम बनाया राजा ने, क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, अगर आपको चीनी लेनी है तो मान लो 1 kg चीनी के लिए, पहले तो केजी भी नहीं था, मान लो 1 kg के लिए उसने रख दिया होगा कि 4 kg चावल देने पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ देने के बदले कुछ चीज़ दिए जाएगी। अब हर जगह इसने तो फिक्स कर दिया, ठीक है, ध्यान से बात को समझना, यूनिट क्यों बनाए गए थे। इसने तो फिक्स कर दिया चीनी कैसे दी जाएगी, हर एक चीज़ का रेट कैसे होगा, किसके बदले में कितनी चीज़ दी जाएगी, तो वो वही चलेगा जो उसने बना दिया राजा ने, या राजा के मंत्रियों ने जो भी बनाया। लेकिन यहाँ का राजा कंपलसरी थोड़ी कि इसके अकॉर्डिंग बनाया होगा, क्योंकि इनका तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन तो बाद में हुआ। तो इसने भी कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा अपना चीज़ों को मेजरमेंट करने का। लेकिन सोचो, जब ये इससे मिले, जब ये इनसे मिले, तो क्या ये जो चीज़ मांगेंगे, क्या इनको पता होगा? हो सकता है ये लोग किलोग्राम में मेजर करते होंगे, इनको किलोग्राम नहीं पता, ये ग्राम्स में करते होंगे, हो सकता है ये पाउंड्स वगैरह में करते हो। तो दोनों में क्या हो रहा था, एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे मेजरमेंट कैसे होती है, और इन लोगों को इसका मेजरमेंट नहीं पता। इसी तरीके से जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिली, मैंने एक एग्जांपल इस तरीके से दिया, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिली तो मेजरमेंट यूनिट दोनों के सेम नहीं थे, तो वहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ट्रेड के थ्रू ही कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हुआ था। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आपका 1960 में जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है जो, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, वहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड की गई 1960 में। तो वहाँ पे एक मेन बड़ी बड़ी कंट्रियाँ सब ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे चल के कुछ चीज़ें फिक्स की गई कि भैया हर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूनिट फिक्स कर रहे हैं वो आप ऐसे ही करोगे। अगर आपको कोई मास को मेजर करना तो किलोग्राम में करना पड़ेगा, हाइट को मेजर करना तो मीटर में करना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज़ को फिक्स किया गया। इसमें इन लोगों ने फिक्स किए सर यूनिट। एक तो सर एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट होते हैं सर, एक होते हैं आपके डायराइव्ड यूनिट, और एक होते हैं सर आपके सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, तो यहाँ पे 1960 में जो मीटिंग अटेंड की थी, पता चल गया कि यूनिट क्यों बनाए गए थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के यूनिट ही नहीं पता थे कि वहाँ पे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो अब ये यहाँ पे जो मीटिंग फिक्स की गई, यहाँ पे ना कुछ यूनिट बनाए गए कि दुनिया की हर चीज़ को मेजर करने के लिए, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट फिक्स कर रहे हैं, ये हर कंट्री में यही चलेंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट जो फिक्स किए थे वो थे सर 7। कितने थे सर? 7। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट कितने हैं। अच्छा, डराइव्ड कितने थे बाद में बताता हूँ। सप्लीमेंट्री कितने थे? 2। और डराइव्ड सर कोई भी नहीं था, डराइव्ड 0 था। अब सर फंडामेंटल आपने लिख तो दिया, लेकिन फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब क्या है सर? फंडामेंटल का मतलब होता है सर कोई भी ऐसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो क्या होंगे सर?
इंडिपेंडेंट होंगे। अब इंडिपेंडेंट का मतलब तो आप समझ सकते हो आज़ादी, जिस किसी पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला मेरा वेट कितना है, तो मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे पता चला कि 70 kg। क्या इस केजी को मेजरमेंट करने के लिए क्या है वेट का, क्या इसके साथ मुझे कहीं सेकंड को लगाना पड़ा, टाइम बताना पड़ा, क्या इसके साथ मुझे कहीं लेंथ बतानी पड़ी जिसको मीटर में बोलते हैं, तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताना पड़ा। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बताना चाहते हो तो एक ही चीज़ सफिशिएंट है, वो अपने आप को बता सकती है, उसको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा डराइव्ड क्या होता है सर? सर ये डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो कैसे डिपेंडेंट हुए? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो स्पीड, ये मैं आपको एक ही डेफिनेशन आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अभी समझ नहीं आएगा ये डेफिनेशन तो थोड़ा सा वेट करना। तो सर स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि कितनी दूरी चली कितने टाइम में। ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। कितनी डिस्टेंस चली कितने टाइम में, इसी को स्पीड बोला जाता है। दोनों चीज़ें होगी तो ही स्पीड बनेगा, अदरवाइज स्पीड नहीं होगी। अगर मैं लिख दूँ खाली 10 किलोमीटर, तो मैं बोलूँ स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर, ये तो सर दूरी होगी। लेकिन 10 किलोमीटर मान लो 1 घंटे में चला, तो फिर मैं बोलूँगा स्पीड कितनी है सर? स्पीड बनी 10 km/h, मतलब हर घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। तो इसके लिए मुझे दोनों चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। जैसे वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा डेंसिटी क्या होता है सर? आपका डेंसिटी क्या होता है सर? ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके ये अपना बता पाएगा ये क्या बताना चाहते हैं। इसको बोला जाता है डराइव्ड यूनिट। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए सर फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, तो आपको आंसर होगा सर 7 है। आपको पूछा सर डराइव्ड यूनिट कितने, आपका आंसर होगा सर डराइव्ड कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसी फंडामेंटल को मिला के बन जाते हैं। जो जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा सप्लीमेंट्री कितने से? 2 हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई थी स्पीड वेलोसिटी वगैरह, वो सब कुछ ऐसे था कि उसके आगे एक छोटा सा वर्ड लिखा था एटसेट्रा। अब इसी से हमें हर एक डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी लिखा होता गाइज, मैं तो भी आपको हर एक छोटी छोटी डेफिनेशन समझाता, क्योंकि यही आपका फिजिक्स का बेसिक स्टार्ट करेगी और यही आपका एंड तक चलेगा। और हर एक चैप्टर में आपको इसके बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए एक बार फंडामेंटल की हेडिंग दे दीजिए। अब मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ कि यूनिट आपके 3 प्रकार के हैं, फंडामेंटल, डराइव्ड और सप्लीमेंट्री। मैंने आपको बताया फंडामेंटल 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए फंडामेंटल यूनिट के बारे में। हमें क्या क्या पढ़ना है सर? हम लोग ने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे सर क्वांटिटी लिख लो। दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए सर एसआई यूनिट क्या होते हैं। और तीसरे नंबर पे सर लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। अच्छा इसको समझाने से पहले चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एसआई यूनिट कहाँ से आए। चलो इसकी हम एक बार थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ कि एसआई यूनिट कहाँ से आए। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। देखो जो मेजरमेंट यूनिट थे आपके गाइस, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट थे जो, वो क्या थे? सबसे पहले एक तो सर आपका सीजीएस यूनिट, या पढ़ते भी होंगे कहीं कहीं, जिसको आप फ्रेंच भी बोलते हो। ये फ्रेंच लैंग्वेज, जितने भी लोग फ्रेंच थे, जो भी फ्रेंच लैंग्वेज से बिलोंग करते थे, वो सब के सब किसको यूज़ करते थे? सीजीएस को। तो सी का मतलब था सर किससे? जैसे बात हो रही है यहाँ पे सर मास, लेंथ और टाइम की, तो वो कैसे करते थे? लेंथ की बात वो सेंटीमीटर में करते थे, और वेट की बात सर वो ग्राम्स वगैरह में करते थे, और टाइम की बात वो सेकंड्स में करते थे। लेकिन एक यूनिट और था सर जिसमें था आपका FPS, जो भी ब्रिटिश या ब्रिटेन कंट्री, जितने भी ब्रिटिश थे, वो क्या यूज़ करते थे इसके लिए? वो सर लेंथ को वो ना सेंटीमीटर में ना करके और फीट में करते थे, और वेट को वो पाउंड्स में करते थे, और टाइम को वो सेकंड में करते थे। एक तीसरा यूनिट था सर अदर, बाकी वाले जो करते थे मेन कंट्री में, वो क्या था? वो तो सर आपका MKS। तो M सर वो लेंथ को कितने में करते थे? वो करते थे मीटर में, मास को सर किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। और यही वो यूनिट है जिसको आगे चल के मॉडिफाई किया गया 1960 में। इसी को सर क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया, मतलब इसी को थोड़ा सा सुधारा गया, और इसी में कोई चीज़ें ऐड करके इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया।
देखो आप अभी भी जो लेंथ है वो मीटर में करते हो, मास को किलोग्राम में करते हो और टाइम को सेकंड में करते हो। तो बाकी चीज़ें इन सब का हेल्प लेके जो भी हुआ, इन सबको इस वाले यूनिट को क्या किया, मॉडिफाई करके इसमें और भी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, तो और भी बहुत सारे यूनिट इसमें ऐड किए गए। तो इन सबको मिला के फिर बनाया गया आपका एक सिस्टमेटिकल जो इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, जिसका नाम था एसआई यूनिट। तो ये इंटरनेशनली थे, ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से थे, जिसमें पूरी दुनिया एसआई यूनिट में ही मेजरमेंट करेगी। अगर आपको पूछा जाए मास का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट सिर्फ एक होता है, ये दिमाग में रखना कि एसआई यूनिट सिर्फ एक होगा, यूनिट तो दुनिया भर के होते हैं। मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम भी यूज होता है, ग्राम्स भी होता है सर, पाउंड्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन सर एसआई यूनिट पूछा जाए तो उसका आंसर सिर्फ एक होगा, और वो एक ही हर एक का अपना फिक्स होगा। तो इससे ही हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले थे, फंडामेंटल यूनिट। तो ये याद रखना, ये जो हम 7 पढ़ने वाले फंडामेंटल, उसमें सबसे पहली क्वांटिटी लिख लो सर। जैसे मैं बात करता हूँ मीटर की, तो मीटर किसका है, अच्छा सॉरी, इसको लेंथ लिख लो, लेंथ एक्चुअली इसका यूनिट है। चलो पहली मैं बात करता हूँ सर लेंथ की। कोई भी चीज़ की लेंथ होगी, चाहे आप अपनी हाइट में अपनी हाइट मेजर कर रहे हो, चाहे आप किसी की दूरी मेजर कर रहे हो, चाहे आप ब्रेड्थ मेजर कर रहे हो, चाहे आप लेंथ मेजर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें दूरी की बात होगी, उसको हमेशा किस में मेजर किया जाएगा सर, उसको हमेशा मेजर किया जाएगा आपका मीटर में, जिसको सिंबल में एम मानता हूँ। कोई भी लेंथ होगी सर, लेंथ का ऐसा यूनिट एक ही होगा जो होगा मीटर। वैसे तो आप किलोमीटर में मेजर करते हो, सेंटीमीटर करते हो, एम मिलीमीटर में करते हो, ठीक है, दुनिया भर के यूनिट होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो ये सब कुछ गलत है। तो एसआई में सिर्फ आंसर आएगा सर, उसमें आंसर आएगा सर आपका मीटर। तो ये बात ध्यान में रखना कि एसआई यूनिट सिर्फ एक होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथों, और इसको आपको समझना भी है। अब देखो इसके लिए एक डेफिनेशन क्या, डिफाइन कैसे किया गया, और डिफाइन इस तरीके से करना था कि ताकि दुनिया में हर एक जगह चीज़ें कॉमन हो जाए। मैं आप कोई भी इसको निकाल सकता है खुद। देखो इसने बोला कि जो आपका लेंथ होगी वो लेंथ कैसे निकालोगे, आप खुद भी निकाल सकते हो। उसने बोला कोई भी चीज़ की जो 1 मीटर लेंथ होगी, मैं किसको बोलूँगा, उसमें जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे बोला गया था कि 1 सेकंड में अगर इतना लाइट चलती है, तो उस 1 सेकंड के आप पार्ट्स बनाओ, 1 सेकंड के आप पार्ट्स बनाओ, और वो भी कितने पार्ट्स बनाओ, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लेना इसको। तो कितने पार्ट बनाएंगे सर, वो उसने बोला कि आप 1 सेकंड में तो इतना ट्रेवल कर रही है, आप उस 1 सेकंड में कितने पार्ट बनाओ, उसके सर पार्ट बनाओ आप 1/299799245 हाफ सेकंड, 1 सेकंड। तो बात समझ आई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर अगर आप 1 सेकंड में इतनी लाइट ट्रेवल करते हुए देखते हो, तो आप क्या करो, 1 सेकंड के पहले हिस्से बनाओ। जैसे मैं बोलूँ कि कोई 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, मैं बोलूँ आधे में कितना चलेगा, आप बोलोगे 5 मीटर चलेगा। सेम अगर 1 सेकंड में इतनी लाइट चलती है, तो आप उस 1 सेकंड के पहले कितने हिस्से बनाओ, इतने हिस्से बनाओ। इससे इतने हिस्से बनाने के बाद फिर वो जो एक हिस्सा आएगा इतने हिस्सों का, जैसे 1 सेकंड को इतने हिस्सों में डिवाइड करो, और जो इतना एक हिस्सा आएगा उतने टाइम में जो लाइट ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर कहलाएगा। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि लाइट को जो आपकी लेंथ निकालने के लिए, बेसिकली लेंथ निकालने के लिए आपका किसका सहारा लिया गया, आपकी स्पीड ऑफ लाइट का। तो स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं हो सकती गाइज, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होगी तो आपका डिस्टेंस निकालना भी कभी चेंज नहीं होगा, आप कभी भी 1 मीटर की दूरी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट लिख लीजिए गाइज, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए आप मास। कोई भी चीज़ का मास अगर आपको निकालना हो, जैसे इस पेन का मास निकालना हो, तो जो आपको दिख रहा है ना ये ऊपर पूरा ये मास है, तो मास किस प्रकार निकालोगे, तो उसके लिए सर मैं आपके इसको इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब जैसे आप डायमेंशन पढ़ोगे, क्योंकि डेफिनेशन आपकी एग्जाम में आएगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं एक एक सिंगल सिंगल चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा कि लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो मास को जब भी आप मेजर करोगे उसके लिए आपको यूनिट यूज़ करना पड़ेगा सर किलोग्राम। क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम, जिसका सिंबल आप केजी देखते हो।
अगर इसकी मैं डेफिनेशन थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, तो ये क्या था सर, एक प्लाटिनम रेडियम, प्लाटिनम रेडियम एक सिलेंडर होता था। एक प्लाटिनम रेडियम एक सिलेंडर था, जिसको बना के एक शीशे में लगा दिया, कि बोला गया कि जितना ये सिलेंडर का वेट है, हर एक कंट्री में इसी के क्लोन बना लो और इतना ही आपको 1 kg यूज़ करना है। 1 kg में कितना होगा, अभी तो खैर इसका लास्ट टाइम में कुछ इसका चेंज हो गया था कि 1 kg को चेंज किया गया था। फिलहाल स्टार्टिंग में ये था कि उसने बोला था कि प्लाटिनम रेडियम का जो सिलेंडर था उसको एक शीशे में रख दिया कि जितना इसका वेट है उतने वेट का आप ही 1 किलोग्राम बनाओगे। देखो फंडामेंटल यूनिट सिर्फ 7 ही हैं और एसआई यूनिट एक ही होता है हर एक चीज़ का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे, आपकी दुनिया का हर एक यूनिट आप देखो इससे बनेगा। आगे आप जितनी भी डेफिनेशन, स्पीड, डिस्टेंस जो भी पढ़ोगे, सबके यूनिट यहीं से निकलेंगे, सबके डायमेंशन यहीं से निकलेंगे। तो आपको फंडामेंटल यूनिट को ध्यान से समझना है। जैसे मास को मेजर, क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जैसे आप मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज यूनिट ऑफ मास। मास का यूनिट क्या है? जैसे ऑप्शन में आ गया आपके, पहला ऑप्शन है सर आपका ग्राम्स, दूसरा ऑप्शन सर आपका किलोग्राम, तीसरा सर आपका पाउंड्स और चौथा ऑप्शन सर आपका ऑल। तो आंसर क्या लगाओगे? इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ को लॉजिकली और कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश किया करो। जैसे मास का उसने क्या पूछा सर? यूनिट पूछा है, तो आंसर बच्चे इसमें किलोग्राम, जिसने पढ़ा होगा वो किलोग्राम लगा के आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये मैं एस से यूनिट बता रहा हूँ, तो एस से यूनिट तो एक होता है, मतलब अगर इंटरनेशनली देखोगे तो वो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा था, सिंपली ऐसा पूछा था कि मुझे बताओ कोई यूनिट, देख मास को मेजरमेंट कैसे कैसे करते हो, कैसे कैसे तरीके से उसके यूनिट बनाएंगे। तो क्या ग्राम से यूनिट नहीं होते? क्या किलोग्राम भी होते हैं, पाउंड्स भी होते हैं, सारे होते हैं, तो इसका आंसर ऑल आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसआई यूनिट पूछता तब आंसर क्या आता सर? किलोग्राम। ये छोटी छोटी बातें ध्यान से सीखा करो। तो मैंने अभी तक आपको लेंथ बता दिया, जिसका यूनिट हमेशा मीटर लोगे, उसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ नहीं होता है अगर ऐसे यूनिट की बात करोगे। बाकी यूनिट सारे सही हैं। इसको कैसे बनाया गया कि स्पीड ऑफ लाइट से जितनी वो 1 सेकंड के इतने पार्ट करो, वो उतने टाइम में जितनी लाइट करेगी ट्रेवल, वो होगा 1 मीटर। मास को सर किलोग्राम से किलोग्राम ऐसे डिफाइन किया गया। अगला लिख लो सर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए जैसे मास, लेंथ, टाइम। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा यूनिट था वो सब में कॉमन था, तो वो था, आपने देखा टाइम के लिए सब में एक ही था, वो सी जी एस था। सी जी एस के बाद आपने पढ़ा पी, के पी एस पढ़ा, फिर एम के एस पढ़ा, सब में टाइम के लिए सेकंड ही यूज़ किया गया। तो जो टाइम का सर ऐसे यूनिट था वो क्या था? सेकंड, जिसका सिंबल है आपका एस सी सी या एस पी लिख देते हैं कभी, जैसे मीटर पर सेकंड में, तो ये इसका सिंबल था। ठीक है। अच्छा, अब टाइम के लिए क्या किया गया, टाइम कैसे उसने डिफाइन किया गया, ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सर। एक आपका सीजीएम, सीजीएम 133, सीजीएम 133 एक एलिमेंट होता है। तो इस एलिमेंट के अंदर जो इसके एटम्स होंगे, वो जब एनर्जी कम ज़्यादा होने पे ऊपर नीचे जंप करते हैं, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर नीचे जब एक बार एटम ऊपर जाके वापस नीचे आता है, उतना टाइम जो होता है उसको 1 सेकंड बोला जाता है। फिलहाल आपकी नॉलेज की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको यूनिट बनाएगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आपका कि ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सर? सेकेंड। और सिंबल क्या है सर उसका? एस, एस सी सी। आगे लिख लो सर फोर्थ नंबर पे, 7 पढ़नी हमें। फोर्थ नंबर पे लिख लो आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो है सर एम्पियर। आप जब भी करंट को मेजर करते हो एम्पियर से करते हो, इसका सिंबल है सर ए। तो इसके लिए मैं आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश नहीं करूंगा कि 2 वायर रखो, उसमें फोर्स अप्लाई करो कितने न्यूटन की, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो आप। 5वें नंबर पे आ जाओ सर कि आपका टेम्परेचर। इसके बारे में आपको कुछ बातें जरूर बता दूंगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। टेम्परेचर आप किस प्रकार मेजर करते हो? तो सबको लगता है सर सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि आप सेल्सियस डेली सुनते हो न्यूज़ में कि इतनी ठंड पड़ी यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -4 हो गया, 10 हो गया, तो ये आप डेली सुनते हो, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। इसका जो ऐसा यूनिट है सर वो केल्विन होता है। क्या होता है वो केल्विन होता है, जिसका सिंबल के होता है। बट इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है,
इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो कैसे बनाया गया, एक केल्विन कितना होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके राइट। तो ये होता है सर जो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसका 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट में आपको समझा देता हूँ क्या होता है, उसका इतने पार्ट बनाओ, उस टेम्परेचर के इतने हिस्से करो, वो कहलाएगा आपका 1 केल्विन। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता कितना है, वो होता है सर 273.16 केल्विन। ठीक है, केल्विन। तो सर इतना जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे आके आपका जो पानी का एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ट्रिपल का मतलब होता है 3, तो ये ऐसा पॉइंट होता है पानी का, मतलब पानी का एक ऐसा पॉइंट, उस एक ऐसी गर्मी जिसके ऊपर पानी आपको तीनों स्टेज में मिले, कुछ किस में, आपको सॉलिड में भी मिले, आपको लिक्विड में भी मिले, और आपको गैस में भी मिले। जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार में वो पानी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, कभी कभी सर्दियों में क्या होता है, आप सुबह सुबह देखो पानी जो ओस पड़ी होती है रात की वो जम जाती है, फिर वो क्या होता है सर, वो धीरे धीरे धुआं बन के उल्ट रही होती है, धूप निकलती है, थोड़ा थोड़ा पानी बना होता है, थोड़ी सी बर्फ भी होती है, वो आप टेम्परेचर सोच सकते हो, वो कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का इस टेम्परेचर पे पानी आपको तीनों स्टेज में मिलेगा, थोड़ा सा बर्फ भी होगा सॉलिड, थोड़ा लिक्विड भी होगा, थोड़ी उसकी गैस भी बन रही होगी, तो वो ये टेम्परेचर होता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टेम्परेचर का इतना पार्ट लोगे तो वो 1 केल्विन कहलाएगा, क्योंकि हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं लेना, हमें 1 केल्विन बनाना, तो 1 केल्विन इतने पार्ट का होगा। तो ये आप वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है सर। तो बच्चे इसको सेल्सियस ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट होता है। ये याद रखना, ये फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस नहीं होता, वो 37 डिग्री बाद सेल्सियस होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा, आपकी बॉडी नॉर्मल का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कभी आप थर्मोमीटर में देखना, तो थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर, जैसे आप बोलते हो थर्मोमीटर। जब आप बुखार चेक करवाने जाते हो तो वो आपको थर्मोमीटर से चेक करता है। तो थर्मो का मतलब होता है सर हीट, हीट मतलब आपकी बॉडी का, मीटर मतलब टेम्परेचर चेक करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको थर्मोमीटर बोला जाता है, जो भी हीट चेक करेगा। दूसरी चीज़, आपका जो पानी का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है वो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। दूसरा एक पॉइंट ये भी याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे आपके पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी आप आगे समझ जाओगे, जैसे मैं आपको डायमेंशन उसके डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर आई होप आप समझ पाए होंगे। टेम्परेचर को अगर आपको मेजरमेंट करना है, उसके लिए ऐसा यूनिट है, वो है केल्विन। अब केल्विन क्या होता है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसका इतना पार्ट लोगे वो 1 केल्विन कहलाएगा। अच्छा ये टेम्परेचर कौन सा है, ये सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर है। ओके आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बता दूं, इनमें फ़र्क क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। देखो बेसिकली दुनिया की हर एक चीज़ जो नॉन लिविंग्स है वो एटम से मिलके बनी हुई है। ये जैसे ही मैं आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा एटम्स क्या होते हैं। एटम्स ऐसे समझ लो, एक सबसे छोटे से छोटा कण जिससे मिल मिल के बड़ी चीज़ बनती है। आपकी बॉडी सेल से मिलके बनी है, लेकिन नॉन लिविंग एटम से मिलके बनी है। अब एटम से ही आपका सॉलिड बना है, एटम से मिलके ही आपका लिक्विड बना है, और उससे ही आपकी गैस बनी है। गैस मीन्स की एयर बनी है। अब देखो सॉलिड में क्या फ़र्क होता है, जैसे आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है ना, वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जिस एटम से बना है गाइस, वो इतने पास पास हैं कि उसके बीच में कुछ जाने की जगह ही नहीं है। दैट्स वाई इसको सॉलिड बोला गया। अब इसके अंदर से आप कुछ भी, जैसे आपके सामने दीवार है, आप दीवार में हाथ को आर पार नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, उसके एटम्स में बीच में घुसने की जगह ही नहीं है, जितना पास पास रख दोगे। दूसरी चीज, इसको लिक्विड किसको बोलते हैं सर, लिक्विड होता है सर उसमें भी एटम्स होते हैं, लेकिन एटम से थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जैसे आप देखो हाथ पानी में आप डाल सकते हो इजिली,
क्यों डाल सकते हो? क्योंकि उसमें एटम्स में गैप होता है, जैसे हाथ डालते हो एटम साइड होते हैं, आपका हाथ अंदर चला जाता है। तो इसको बोला गया लिक्विड। लिक्विड में बेसिकली थोड़ी थोड़ी बीच में स्पेस होती है एटम्स के बीच में। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ सर, गैस में तो एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे आप एलपीजी ले लो, एलपीजी गैस होती है जो आपकी आई थिंक 14.2 केजी होता है, जो आपका एक सिलेंडर होता है बेसिक नॉर्मल। तो इतने केजी का इतना बड़ा सिलेंडर, आप सोचो इसमें कभी आप कोई सॉलिड चीज़ भरी हो, जैसे मान लो आयरन भरा हो, क्या आप उसको उठा पाओगे? कभी नहीं उठा पाओगे। लिक्विड हो फिर भी भारी हो जाएगा। लेकिन गैस क्यों हल्की होती है? क्योंकि इसके एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन किया जाता है। इस चीज़ को, इन चीज़ों को सॉलिड, लिक्विड, गैस बोला जाता है। जैसे एयर में एटम्स इतने दूर होते हैं, आप एयर में से हाथ को आगे पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा। लेकिन आप गाड़ी में से हाथ बाहर निकालो तो आपको प्रेशर फील होगा, वो हवा का प्रेशर था जो आपके एटम्स टकरा रहे थे आपके हाथों से। तो ये होता है बेसिकली लिक्विड, सॉलिड और गैस का डिफरेंस। उसके बाद चलो आगे पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आपका जो भी क्वांटिटी है उसको देखते हैं। लिख लीजिए 6 नंबर पे लिख लीजिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसके मैं थोड़ी थोड़ी आपको ऐसे यूनिट बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, फंडामेंटल से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसा यूनिट नहीं पता होता। जैसे पूछेगा टाइम का यूनिट बताओ, तो सेकेंड, मिनट, आवर सब कुछ लिखा होगा, तो बच्चों को सब कुछ सही लगता है। तो फिर कभी ये लगा के आता है, कभी ये और कभी ये। तो ऐसा यूनिट एक ही होता है, अगर पढ़ा तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं चलेगा। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है सर? ल्यूमिनस का मतलब होता है कोई भी चीज़ की चमक, और इंटेंसिटी मतलब उसकी मात्रा कितनी। कोई भी चीज़ में चमक कितनी है, वो कितनी ज़्यादा चमक है। जैसे एक 10 वाट का बल्ब ले लो, और एक आप 100 वाट का ले लो, तो 100 वाट वाले की लाइट बहुत ज़्यादा होगी 10 वाले से। तो उसकी जितनी ज़्यादा लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसको मेजरमेंट करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? कैंडीला, जिसका सिंबल है सर CD। और इसको अगर डिफाइन करना है तो वो फ्रीक्वेंसी वगैरह के केस में चला जाएगा, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 7वें नंबर पे लिख लो सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनाया गया सर आपका मोल, जिसका सिंबल है MOL। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एवोगैड्रो नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी केमिस्ट्री में भी आता है, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। चलो लिख लो एक बार। तो इसको सर मोल में आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताना, मतलब सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। तो इसको मेजरमेंट करने का यूनिट तो मोल होता है। जैसे इसको कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूँ 1 ग्राम चीनी में मान लिया 1 ग्राम शुगर में कितने दाने होंगे, छोटे छोटे उसके जो दाने होते हैं ना, दानेदार, तो वो दाने कितने होंगे 1 ग्राम में। तो इसको बनाया गया सर, जो 1 मोल होगा वो कितना होगा आपका 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने दाने होंगे आपके 1 मोल में। तो किसी भी चीज़ में कितने मोल हैं वो फिक्स हो गया, हर चीज़ का आप मेजरमेंट कर सकते हो। ये एक्चुअली आपके कंसेप्ट है, आपकी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। जब आप मास निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालोगे, तब आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। फिलहाल अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाने की कोशिश करी, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी गाइस, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपने मेजरमेंट यूनिट पढ़ने ही क्यों और क्यों बनाएंगे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। फिर आपका 1960 में जो मीटिंग हुई, वहाँ पर आपको चीज़ें फिक्स की गई कि कोई भी चीज़ दुनिया में मेजर कैसे होगी। एक होगा फंडामेंटल, एक होगा डायराइव्ड, एक होता है सप्लीमेंट्री सिस्टम से। सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल मैंने बताया वो यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं सर, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। डायराइव्ड वो यूनिट होते हैं जो किसी पे डिपेंड करते हैं, और सप्लीमेंट्री सर एंकल पे डिपेंड करते हैं, ये हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने बाद में आपको फंडामेंटल यूनिट बताना स्टार्ट करा, उससे पहले मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि ऐसे यूनिट कहाँ से आए। तो आपके अलग अलग 3 प्रकार के यूनिट थे, और इसी MKS यूनिट को मॉडिफाई करके एक्सटेंड किया गया और इसी में एडअप किया गया, और अलग अलग प्रकार के यूनिट बनाए गए, जिसमें फंडामेंटल 7 बनाए गए और सप्लीमेंट्री 2 बनाए गए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। फिर मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट एक एक करके एक्सप्लेन करा, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया सर लेंथ। किसी भी चीज़ को लेंथ को मेजर करने के लिए आपको मीटर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका सिंबल होता है सर M। देखो आपको लेंथ का ऐसा यूनिट पूछेगा तो आपको मीटर लगाना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप यूनिट पूछिए तो फिर ऑल आंसर है। फिर मास का बताया मैंने किलोग्राम, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी। टाइम का सेकंड होता है सर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है सर, वो होता है आपका सॉरी, तो केल्विन।
तो केल्विन सर कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होगा उसका आप 1/273.16 पार्ट लोगे, वो बनेगा आपका 1 केल्विन। फिर मैंने इलेक्ट्रिक करंट का बताया, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता। ऐसे याद कर लो कि कैंडल आपको क्या देती है, लाइट देती है ना, तो ल्यूमिनस क्या होती है, चमक होती है, तो कैंडिला इसका ऐसा यूनिट आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर किया जाएगा सर, मोल में, और इसका सिंबल MOL क्या था, जीरो फिक्स किया है। क्यों जीरो किया गया, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्पीड निकालना आपको किसी भी चीज़ का स्पीड, चलो ये आपको मैं समझाने वाला हूँ अभी डायमेंशन में। जैसे आपको स्पीड निकालना, स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इन चीज़ों को प्रैक्टिकल रियल लाइफ में समझने की कोशिश करो। आपको हर एक चीज़ को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना है और देखो कि आप वो चीज़ कहाँ कर रहे हो लाइफ में। अगर एक बार रियल लाइफ में रिलेट करना सीखे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ लिया, तो गाइज बिलीव मी कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। क्योंकि जो भी चीज़ आप रेगुलर देखते हो, अगर रेगुलर देखते हो वो आपको याद आएंगी। एक बार स्पीड को आपने अपनी बाइक के साथ रिलेट कर लिया ना, तो लाइफ में नहीं भूलोगे उसको। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, आपको सीखने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को रिलेट करके याद रखना पड़ता है। ऐसे रट्टा मार लोगे तो भूल जाओगे 3 दिन के बाद, ऐसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अभी मैं आपको जैसे ही डायमेंशन करवाऊंगा इसको मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि स्पीड कैसे निकलती, क्यों देखा जाता है ऐसा। तो डिस्टेंस भी होगा, टाइम भी होगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर, मीटर, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। देखो इसमें मीटर लेंथ की बात भी हो रही है, सेकंड भी हो। अगर मैं यहाँ से टाइम को काट दूँ, क्या मेरी स्पीड बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो ये बेसिकली वही होता है कि आप कितनी दूरी चल के आए हो, कितने टाइम में। मान लो आपको कोई बोले कि आप कितना चल के, आप बोलो 1 किलोमीटर चलाओ, तो भाई 1 किलोमीटर चलने में कोई टाइम भी लगा होगा, ये स्पीड थोड़ी है। आपने बोला मैं 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलाऊँ, तो ये स्पीड बन गई 1 किलोमीटर पर आवर्स। पर आवर्स का मतलब होता है 1 किलोमीटर ऊपर और 1 आवर्स नीचे, ये होता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर्स ऐसे, तो जैसे मर्जी बोल दो। तो मतलब हर घंटे बंदा 1 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है। तो 2 घंटे में 2 चलेगा, 3 घंटे में 3। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सर डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, डेराइव्ड के बाद सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। इसका मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिख लो गाइस प्लेन एंगल, एंड सेकंड लिख लो आप सॉलिड एंगल। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझा देता हूँ, कभी ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए। देखो प्लेन एंगल क्या आता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। किस में करते हैं, रेडियन में, जिसको शॉर्टकट में RAD बोला जाता है। अच्छा अब समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि रेडियन क्या होता है, कैसे बनेगा। जैसे मान लो एक आपके पास सर्कल है, सपोज दैट आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से सर्कल के बाहर की दूरी कोई भी, वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट के साथ क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। लेकिन प्लेन एंगल तब बनेगा जब आपका ये क्या होता है, ये छोटा सा इस पार्ट को बोलो तो इसको आर्क बोला जाता है, आर्क, ARC, आर्क। अगर आपकी रेडियस की लेंथ इक्वल टू आर्क की लेंथ से बराबर हो जाए, आर्क की लेंथ के बराबर हो जाए, तो इसमें जो सेंटर में जो भी एंगल बनाएगा बीच में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक फिक्स होगा, अगर आपने एक बार इससा ले लिया, दूसरी बार इससा ले लिया, तो फिर ये दूरी बराबर नहीं बची। इस हिसाब से लेना है कि कहीं भी कि ये बड़ी दूरी इसके बराबर हो जाए, इतने गैप में दोनों लाइनों को बाहर मिलाना है, दोनों रेडियस को। तो जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तो अब मैं बोलूँगा रेडियस की लेंथ आर्क के बराबर है, तब जो प्लेन पे एंगल बनेगा उसको बोला जाता है प्लेन एंगल, जिसको मैं रेडियन में मेज़र करता हूँ। फिर से सुनना मेरी बात को, मैंने बोला कि अगर आपके एक सर्कल में 2 रेडियस के बीच में एक ऐसा एंगल बनाओ जब आपकी इसकी आर्क की दूरी भी आपके रेडियस के बराबर हो जाए, देन ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोला जाएगा रेडियन, इसको बोला जाएगा प्लेन एंगल। आई होप समझ पाए होंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाट इज रेडियन, या बोल सकता है कि रेडियन एंगल कब बनेगा। तो आप बोलोगे जब लेंथ ऑफ रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क।
तो बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। कब? जब आपकी रेडियस की लेंथ आर्क के लेंथ के बराबर हो जाए। तो ये है आपका प्लेन एंगल। अगर सर मैं बात करूँ सॉलिड एंगल की, अगर मैं बात करूँ सॉलिड एंगल की, तो वो क्या होगा? पहली बात, उसको मेजर करने के लिए आप कैसे यूनिट यूज़ करते हो? वो होता है सर स्टीरेडियन। स्टीरेडियन, जिसको सिंबल दिया गया है SR। तो ये क्या होता है? जब आप किसी सेंटर एंगल से दो रेडियस को इस प्रकार मिलाओ, और अगर उसी दो लाइनों को सेम सेम लेंथ की मैं एक वो बना दूँ, आपका स्क्वायर बना दूँ, देखो स्क्वायर बना दो। स्क्वायर का मतलब होता है सारी साइडें बराबर, मतलब जितनी रेडियस उतनी ही पूरे स्क्वायर की साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर एक ऐसा फील्ड होता है इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो जितनी रेडियस ये होगी, ये भी दोनों उसी स्क्वायर की साइड है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगी। जब ऐसी साइडें आप चार बना दोगे, फिर जो सेंटर में एंगल बनेगा उस एंगल को बोला जाएगा सॉलिड एंगल। उस एंगल को बोला जाएगा सॉलिड। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ सर लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड होगी, उसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ जब सेम होती है, तो फिर जो सेंटर एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं सर? सॉलिड एंगल। तो आई होप ये दोनों ही यूनिट आप समझ पाए होंगे, सप्लीमेंट्री और इसका ये इंपॉर्टेंट है। इसका वो याद रखना, यूनिट क्या होता है, किसमें इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लेन एंगल भी खत्म हो गया, सॉलिड भी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आप लोग अभी सब कुछ सीखने वाले हो। अब जो आप सीखोगे ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, और बार बार बोल रहा हूँ गाइज, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। चलो, डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं सर आपके मान लो 3 डायमेंशन। वैसे तो डायमेंशन आपको पता होगा, जिसके 3 डायमेंशन होंगे। जैसे आप एक पेज ले लो, आपके सामने कॉपी का पेज है, ऊपर से देखो जैसे आपका फर्श है, फर्श 3 डायमेंशन है, और वॉल्यूम 2 डायमेंशन है। अगर कमरे का वॉल्यूम लो तो उसमें हाइट इंक्लूड हो जाएगी, वो 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे, हम करेंगे एक तो लेंथ की। आज के बाद आपको डायमेंशन कभी याद नहीं करने पड़ेंगे, अभी अपने आप बना दोगे। लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसमें डायमेंशन ये बोलता है कि आप हर एक यूनिट को, दुनिया के हर एक यूनिट को लेंथ, मास और टाइम में लिख दो। लेंथ, मास और टाइम में लिख दो। वैसे तो लेंथ का मैं ऐसा यूनिट बोलूँ तो क्या होता है, आपको पता मीटर होता है, लेकिन डायमेंशन में इसको एल ही बोला जाएगा, एल फॉर लेंथ। और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन डायमेंशन में इसको मास ही, एम ही बोला जाएगा। अदरवाइज एम किसका हो जाता है? मीटर का, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है सर? सेकेंड, लेकिन इसमें टाइम ही बोला जाएगा। अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूँ, सेकेंड, मास में किलोग्राम और लेंथ में मीटर, ये होता है। लेकिन डायमेंशन के अंदर LMT या MLT, जिसमें आप पढ़ते हो MLT, तो क्या होगा सर? ये मास, ये लेंथ, ये टाइम। मतलब हम हर एक चीज़ को MLT की फॉर्म में लिखेंगे, उसी को हम डायमेंशन बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्पीड, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये डायमेंशन आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप खुद में खुद बना लोगे अभी। लेकिन मेरे साथ अब सीखने की कोशिश करना, कि आपको जो फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है ये आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज के बाद अब कभी डायमेंशन को याद नहीं करोगे। चलो, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला लिख लीजिए सर, सबसे पहला मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ लेंथ का बनाते हैं, किसका? लेंथ का। यहाँ पे आप हर एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करना, और अभी आपकी एक फिजिक्स की पूरी बेसिक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। समझ जाओगे तो ये आप पूरी की पूरी फिजिक्स को बहुत अच्छे से सीख भी पाओगे। तो लेंथ क्या होता है बेसिकली? अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो आपको पता है, लेंथ कोई भी चीज़ की दूरी की बात होती है। लेंथ कोई भी चीज़ की दूरी, जैसे इस पेन की कोई लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी है, ये इसकी क्या है? लेंथ है। अब लेंथ को सर मैं बोलूँ कि इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर ये मीटर। साथ साथ आप ऐसा यूनिट भी सीखोगे। ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर, जिसको मैं सिंबल में एम बोलता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ सर डायमेंशन बता दो, डायमेंशन में तो MLT 3 ही चीज़ें आएंगी। जैसे अगर आपने ऐसा यूनिट को पढ़ लिया, ऐसा यूनिट अगर आपको बनाने आ गए तो ये अपने आप बना लोगे। जैसे मीटर क्या होता है, आपको पता है ऐसा यूनिट में मीटर, ये लेंथ की बात हो रही है। मैं बोलूँ क्या कहीं मास आया, आप बोलोगे मास नहीं आया, या ऐसे बोल दो M0। क्या कहीं लेंथ आई?
बिल्कुल सर, लेंथ में एक बार मीटर मतलब एक लेंथ आ रही है, तो लेंथ को एक बार लिख लो। क्या कहीं टाइम आया? नहीं आया। इसको ऐसे भी बोल सकते हो L1। तो मैं समझ जाऊंगा L1 के साथ मास और टाइम जीरो है, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। बताओ बात समझ आई? मैंने बोला कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है और इसके डेफिनेशन क्या है। लेंथ की डेफिनेशन वैसे है कि जिसको मीटर में मेजर किया जाता है, तो इसका क्या है सर, सिंबल m। तो ये तो ऐसा यूनिट आ गया मीटर, लेकिन मीटर एक लेंथ है, डायमेंशन में इसको l लिखना पड़ेगा। गलती से m को m मत लिख देना, m यहाँ पे मास है, यहाँ पे लेंथ है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगला देखो, यहाँ से आप चीज़ें समझना भी स्टार्ट करोगे। जैसे मैं बोलता हूँ सर एरिया बताओ क्या होगा, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होगा। अब एरिया निकालने के लिए पूरी मेंसुरेशन में आपको एक ही फॉर्मूला यूज होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बस वो निकालने के तरीके चेंज होते जाते हैं। कोई भी चीज़ का एरिया निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। अगर मैं सिंबल की बात करूं, मैं आपको इसका एसआई यूनिट बताओ, तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा सर। आपको अगर ये समझ है कि लेंथ एरिया क्या होता है, तो एसआई यूनिट भी खुद लिख लोगे और डायमेंशन भी खुद बना लोगे। जैसे आपको बोला जाए कि लेंथ इसका एसआई यूनिट, एरिया का व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एरिया, आप बोलोगे सर इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है, तो लेंथ भी एक तरह से दूरी है, तो इसको मैं मीटर लिख दूंगा, और ब्रेड्थ भी एक तरह की दूरी, इसको भी मीटर लिख दूंगा। मीटर इंटू मीटर क्या होता है सर, सेम बेस हो, पावरें दोनों की ऐड हो जाती हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि एरिया का ऐसा यूनिट क्या है सर, मीटर स्क्वायर। इसलिए आप हमेशा बोलते हो कि ऐसा यूनिट एरिया का स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम का क्यूब में। अभी आप वॉल्यूम भी सीख जाओगे। तो मुझे पता चल गया मीटर स्क्वायर। जैसे मैं बोलता हूँ स्क्वायर का एरिया निकालो, आपको पता है कि इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर ये ए है, सारी ये ले लो। मैं बोलूँ इसका एरिया निकालो, मैंने अभी बोला कि एरिया तो एल इंटू बी ही होगा। लेंथ कितनी है, लेंथ ए है। ब्रेड्थ कितनी है सर, ए है। तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो सीधा लिख दोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर कहाँ से आया समझ आई, क्योंकि इसके दो डायमेंशन होते हैं। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ से मैंने ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करी, तो लेंथ भी एक क्या है, लेंथ भी एक दूरी है, इसलिए मुझे मीटर लिखना पड़ा। ब्रेड्थ भी एक दूरी है, इसलिए फिर मीटर लिखना पड़ा। दो बार मीटर आ गया तो मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा अब डायमेंशन लिखते हैं। ये दूरी की बात हो रही है, दो बार दूरी आ रही है, लेंथ दो बार आ रही है। मैं बोलूँ एम आ रहा है, नहीं आ रहा, एम जीरो हो गया। एल कितनी बार आ रहा है सर, ये लेंथ दो बार आ रही है, क्योंकि मीटर तो इसमें ऐसा यूनिट में है ना, उसको डायमेंशन में एल ही बोला जाएगा। तो एल दो बार आ रहा है। क्या टाइम आ रहा है सर, नहीं आ रहा, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो L2। ये होगा इसका डायमेंशन L2। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आपका आंसर होगा सर L2। समझ जाइए L2 कहाँ से आया, क्योंकि लेंथ दो बार आ रही है। मैं किसी भी चीज़ को MLT की फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा आगे। अभी आपका इतना भी वो डिफिकल्ट चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। अब धीरे धीरे देखो, आप फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी सब कुछ समझोगे बहुत अच्छे से। जैसे मैं बोलता हूँ सर वॉल्यूम की बात करते हैं, एक बार वॉल्यूम की बात करते हैं। अच्छा वॉल्यूम को किस प्रकार मेजर करते हैं सर, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आपको पता सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो यहाँ से एक मैं आपको शॉर्टकट बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरी मेंसुरेशन में काम आएगा। किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ते, खुद बना लोगे। ये बराबर होता है सर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैं आपको बोलता हूँ सर मुझे बताओ आपके क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो गाइस क्यूब क्या होता है, क्यूब बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है जिसको किसी भी एंगल से देख लो, आपको हर साइड से वो सेम दिखेगा। जैसे क्यूब क्या होता है, जैसे आपने डाइस खेली होगी, लूडो वाली डाइस, तो उस डाइस को पकड़ के एक बार देखना, जैसे ऐसे पकड़ के हाथ में रखना, तो जिसके ऊपर वो खड़ी है वो हो गया उसका बेस। तो उस जिसके ऊपर खड़ी है उसको नीचे से एक बार ध्यान से देखना, वो आपको स्क्वायर दिखेगा, मतलब ऐसे एक सारी साइडें बराबर होंगी उसकी, वो हो गया आपका स्क्वायर। तो एरिया बेस हो गया स्क्वायर, एरिया बेस क्या हो गया आपका स्क्वायर। मतलब डाइस का एरिया क्या होता है, बेस क्या होता है जिसके ऊपर खड़ी है वो स्क्वायर होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूँ तो डाइस को पकड़ के देखना वो कितनी हाइट है उसकी, तो वो हाइट भी उसकी सारी साइडों के बराबर होगी। क्यूब की यही तो खासियत होती है, हर साइड से हर एक साइड इक्वल होती है। तो हाइट भी क्या हुई, ए, तो वॉल्यूम क्या बना, ए क्यूब। ये मैं आपको मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे एक और लिख लो, मैं बोलता हूँ सर वॉल्यूम निकालो आप, वॉल्यूम निकालो आप क्यूबाइड का। किसका, क्यूबाइड। मैंने बोला कोई बात नहीं, एरिया लिखो किसका,
एरिया बेस, जिसके ऊपर भी क्यूबॉइड खड़ा होगा वो हर एक चीज़ का कोई एरिया होगा। जैसे इस पेन का एरिया क्या होगा, तो ये जिसके ऊपर ये बेस ये दिख रहा है सर्कल, ये एरिया है और ये इसकी हाइट है। तो एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा क्यूबॉइड होता कैसे है, जैसे आपके घर में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स को आप क्यूबॉइड बोल सकते हो। इसमें क्या होता है सर, ये इस तरीके से होता है, आपका बॉक्स इस तरीके से होता है कुछ, इस जिसकी जहाँ से नीचे खड़ा है एक लेंथ होगी, एक आपकी लेंथ होगी, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेथ होगी, चौड़ाई भी होगी। तो इसको एल बोल दो, इसको बी बोल दो। लेकिन नीचे से ऊपर तक जहाँ पे खड़ा है उसकी एक हाइट भी होगी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड से देखोगे तो हाइट भी होगी, जो आपके कमर तक या ऊपर तक आएगी वो उसकी हाइट होगी नीचे से। तो इसका एरिया क्या है, नीचे किसके ऊपर खड़ा है ये पूरा पूरा बॉक्स जो खड़ा है नीचे पूरा सर, वो बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर खड़ा था ये बॉक्स, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमने ऐसे डिजाइन किया, ठीक है। तो बेसिकली वो एक नीचे जिसके ऊपर खड़ा वो क्या होता है, अब देखो नीचे से बिल्कुल प्लेन ऐसे होगा जिसके ऊपर खड़ा है, तो वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। मतलब आपका क्यूबॉइड कोई भी होगा, वो जो खड़ा होगा वो नीचे उसका बेस हमेशा रेक्टेंगल होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, और उसकी एक हाइट भी होगी एच, तो एल इंटू बी इंटू एच। इसमें भी एरिया बेस इंटू एच है। चलो एक एग्जाम्पल से वो समझ लो, जैसे मैं बोलता हूँ आप मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो आपने पढ़ा होगा ना पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कहाँ से आता है, इसमें भी यही लिखा हुआ है एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस का एरिया कितना सर, बेस का एरिया, सिलेंडर क्या होता है आपका, सिलेंडर जैसे ये पेन है ना, इसको ऊपर से काट दो, ये सिलेंडर है इसका पूरा, जो नीचे से गोल है ऊपर से गोल है बीच में से हाइट है उसकी। तो मैं बोलूँ इसका नीचे बेस क्या होगा, जिसके ऊपर एक स्टैंड होगा ऐसे करके, तो वे नीचे से जो बेस दिख रहा है ना सर, ये सर्कल है, सर्कल है ना। तो बेस का एरिया हो गया सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी एक हाइट भी थी तो हाइट एच आ गई, इसलिए इसको पाई आर स्क्वायर एच आ गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा आपको बोला जाए सर कि उसका किसका, कोण का, कोण का वॉल्यूम बताओ, तो कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें 1/3 कहाँ से आया, ये आपका होता है सर, ऐसे होता है आपका सिलेंडर, इस तरीके से होता है सिलेंडर, ऊपर और नीचे सर्कल, ये सेंटर उसका सर्कल का। अब आपका जो कोण होता है वो ऐसे निकाला गया बीच में से ऐसे काट के, आप देखोगे ना बीच में से ऐसे कटा हुआ है। जब भी कोई आप सिलेंडर को ऐसे काटोगे तो वो हमेशा एक जैसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और आपने ये वाला पार्ट उठाया, ये वाले पार्ट को उठा के इसको कोण बोल रहे हो आप। जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है ना, उसको कोण बोला जाता है, ये कोण है, बीच में से देखो ऐसे होगी वो, नीचे से सर्कल जो सर पे डालते हो, तो वो कोण है। तो कोण बेसिकल देखो इस पूरे सिलेंडर का तीसरा हिस्सा है, 3 पार्ट है तो एक पार्ट आपने रख लिया, तो ये उसका तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए 1/3 आता है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूले बना सकते हो, जब मैं आपको मेंशुरेशन करवाऊंगा एक एक फार्मूला आपको बना के बता दूंगा, आप खुद बना सकते हो। अब मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एरिया बेस इंटू हाइट। अच्छा मैं बोलूँ इसका ऐसा यूनिट बताओ, आप बोलो सर लेंथ भी 1 मीटर होगी, ब्रेथ एक लेंथ है ये भी मीटर होगी, और हाइट भी एक लेंथ है ये भी मीटर होगी, मतलब मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर क्यूब। अच्छा मीटर क्यूब तो हो गया, अब मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। सर डायमेंशन के लिए मुझे देखना कि लेंथ है इसमें, बिल्कुल है, एम है, मास इसमें 0 है तो मास 0 लिख दो। क्या लेंथ है सर, बिल्कुल लेंथ आपकी सर 3 बार आई, टाइम आया सर नहीं आया 0, तो इसका डायमेंशन होगा सर m0 L3 T0, आप ऐसे ही बोल सकते हो L3। ये था आपका वॉल्यूम। अब मैं धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजों पे आ रहा हूँ, देखो अब लिख लो आगे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे 4th नंबर पे लिख लो सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस भी समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको इसका डायमेंशन बता दूंगा। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना, आज के बाद कभी इस पर गलती नहीं करोगे, ठीक है, इस पर गलती नहीं करोगे। तो अब अगर आपको बोलूँ सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ की बात हो रही है, लेकिन लेंथ तो डिस्टेंस भी होती है, दोनों में फ़र्क क्या है सर। मैं बोलूँगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बाद मैं आपको वेक्टर स्केलर बता दूंगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको भी छोड़ दो फिलहाल, नहीं पता। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन की बात की जाती है,
जिसमें डायरेक्शन की, और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। ये मेन डिफरेंस होता है, ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाएगा, मान लो एक पॉइंट है ए, आपको इस पॉइंट से इस बी पॉइंट के पास जाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सर इस पॉइंट के इस पॉइंट जाने के लिए दूरी है 10 किलोमीटर की, मैं बोलूँगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर इस पॉइंट से ए से बी गया कोई राजू नाम का लड़का, तो मैं बोलूँगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ राजू। तो राजू की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप देखोगे जो सबसे छोटी शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 10 किलोमीटर। मैं बोलूँ व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी सर 10 किलोमीटर है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, देखो फ़र्क समझाता हूँ आपको भी। फ़र्क क्या हुआ गाइज, हो सकता था ये बंदा इस साइड से चल के ऐसे भी चलता, 10 ये चलता 15 ये चलता, तो मैं बोलूँगा अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सर डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी जो होगी वही एक डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे आपको एक कमरे में खड़े हो, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के पास जाना है, तो आप बोलोगे मैं इस साइड से कैसे जाता हूँ, तो सर ये आपकी डिस्टेंस हुई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सबसे छोटी दूरी वो एक ही होगी सीधी, जितनी भी होगी वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। या ऐसे बोल सकते हो सर, आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप देखो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालोगे आप देखोगे एक स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, इट डज नॉट मैटर कि वो किस साइड से गया, लेकिन आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी निकालनी है। जैसे इस पॉइंट से यहाँ से आने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होती है, और मैं बोलता हूँ जैसे ऐसे समझ लो ये एक सर्कल है, ऐसे बंदा दौड़ा और दौड़ के आके ये पे खड़ा हो गया, मैं बोलता हूँ सर एक चक्कर है 5 किलोमीटर का, मुझे बताओ इस बंदे की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता सर आपकी इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, मैं बोलता हूँ बंदे ने स्टार्ट भी यहीं से किया एंड भी यहीं से किया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट में भी 0। आपकी डिस्प्लेसमेंट गाइस 0 हो सकती है। आपको बोलेगा एक बंदे ने सर्कल में 4 चक्कर लगाए, बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों, 4 चक्कर लगाए, 8 चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए, लेकिन सब चक्कर में लगाने के बाद मैं लास्ट देखूंगा कि स्टार्ट कहाँ से किया एंड कहाँ से किया, बीच की शॉर्टेज दूरी कितनी है, तो वो कितनी होगी 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन बोलती है सर लेंथ ऑफ पाथ, जो भी रास्ता कवर करोगे वो सारी की सारी क्या होगी, लेंथ। तो जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी 0 नहीं होता, जब स्टार्ट करोगे कोई ना कोई दूरी खत्म हो जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अब कहाँ पे खड़े हो, लास्ट पे कहाँ पे हो। जैसे इस पॉइंट से चलना था सर्कल में, तो 5 किलोमीटर का सर्कल लगाया, मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे स्टार्टिंग से लास्ट के बीच की दूरी 0, लेकिन मैं बोलूँ डिस्टेंस बताओ तो उसमें आपको पाथ जितना चल के आए उसकी दूरी काउंट करनी है। जैसे ये कितना चल के आया यहाँ से, पूरा कहाँ पे खड़ा कोई मैटर नहीं है, लेकिन चल के कितना आया पूरा 5 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर। 2 चक्कर लगाएगा तो 2 बार चला 5 तो 10 किलोमीटर। इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में दूरी देखनी सबसे छोटी, बस बात खत्म। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, इसे समझने की कोशिश करना। मैं बोलता हूँ एक बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में गया, मान लो ये 13 किलोमीटर है और ये 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, ये ए और ये बी पॉइंट के पास जाना है। मैं बोलूँ इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, सर डिस्प्लेसमेंट तो होगी इस पॉइंट के भी और इस पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी, तो एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा इस वाली में, तो ये कितनी होगी सर 13 किलोमीटर। मैं बोलता हूँ इसका डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस या इस साइड से चल के गया हो तो मुझे पाथ की लेंथ निकालनी है, वो भी 13 किलोमीटर ही है। अगर वो इस साइड से गया हो, यहाँ से चल के ऐसे आया हो, तो मैं बोलूँगा 12 किलोमीटर यहाँ चला, 5 यहाँ, तो टोटल पाथ कितनी दूरी खत्म करी, 12 5 17 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगी। डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी। तो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट जब भी देखनी होगी आपको शॉर्टेस्ट दूरी देखनी होगी, और किस किस के बीच में,
इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना कहाँ से घूम के आया, आपको सबसे छोटी दूरी देखनी है स्टार्टिंग से लास्ट के बीच में। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर एक बंदे ने सर्कल के 3 चक्कर लगाए, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगा। तो एक चक्कर निकालने के लिए ये सर्कम सर्कल कहलाता है, इसको निकालने की एक बार दूरी होती है 2πr। एक चक्कर पूरा होता है इसकी सर्कम सर्कल कितना होता है, ये पेरीमीटर ही बोलते हैं इसको भी, 2πr। 2 चक्कर लगाए 4πr, 3 चक्कर लगाए 6πr। मैं बोलूँ डिस्टेंस कितना है, मैं बात कर रहा हूँ 3, ठीक है, 3 कंप्लीट सर्कल। उसने 3 चक्कर लगाए 3 कंप्लीट सर्कल के अराउंड दौड़ा, तो 3 चक्कर में बोलोगे सर एक चक्कर में इसने 2πr कवर किया होगा, फिर 2 चक्कर में 2πr, 3 बार घूमा तो 6πr हो गया। इतनी होगी आपकी डिस्टेंस, मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट। 3 चक्कर लगाए 50 चक्कर लगाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, अभी भी 3 चक्कर बस वहीं पे खड़ा हो गया, तो मैं देखूंगा अब और लास्ट के बीच में दूरी कितनी है, तो वो 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो सर्कल के केस में क्वेश्चन आता है कि एक बंदे ने अराउंड द सर्कल 3 चक्कर लगाए, एक चक्कर की दूरी 5 किलोमीटर है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी 0 है। तो दिमाग में बैठा लो कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होती है और ये 0 भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होती है, लेकिन डिस्टेंस तो मैं वही देखूंगा जितना वो चल के गया, जितनी दूरी खत्म करता जाएगा वो ऐड होती चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आके स्टार्टिंग में खड़े हो जाए, लेकिन कितना चला वो सबको ऐड कर लो, वही आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिस्टेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और दोनों का ऐसे यूनिट वैसे मीटर ही होता है। अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ, मैंने आपको क्या लिखवाया था, आई होप ये समझ पाए होंगे, नहीं समझ आई तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से दूरी है इनिशियल से फाइनल के बीच में, तो इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट मीटर ही होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका मीटर होगा, जिसको एम से नाम से जाना गया, एम के नाम से। तो ये एक तरह से एक लेंथ है। मैं बोलूँ डायमेंशन बताओ, तो लेंथ एक बार आई, ना तो इसमें मास है ना ही इसमें टाइम है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, मैं बोलता हूँ अब मुझे बताओ सर वेलोसिटी क्या होता है। अब समझने की कोशिश करना धीरे धीरे चीज़ों को, अब आपके दिमाग में घुसेंगी चीज़ें। वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिस्टेंस भी समझ आएगा और दोनों का फर्क भी समझ आएगा। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है सर, ऐसा यूनिट देखेंगे, इसका सिंबल देखेंगे क्या होता है, इसका डायमेंशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अच्छा वेलोसिटी होती क्या, अब इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली ये एक तरह की स्पीड ही होती है, बेसिकल तो आप स्पीड ही समझ सकते हो। फर्क इतना होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट से बनाई जाती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात ये आपके सिलेबस में भी है, स्पेशली मेंशन किया, बाकी उसने लिखा हुआ आगे एटसेट्रा, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। कैसे, जैसे डिस्प्लेसमेंट से बनता है, इसको मैं बोलता हूँ सर ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करी। जैसे मान लो आप लोग जम्मू से चलते हो और कठुआ जाके खड़े हो गए, मैं बोलूँ आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए तो एक ही डिस्प्लेसमेंट चली होगी क्योंकि एक ही दूरी होगी शॉर्टेज। तो मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कठुआ तक मान लो ये 50 किलोमीटर है, कितना है 50 किलोमीटर। अब जम्मू से कठुआ पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, डायरेक्ट तो नहीं पहुँचे होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 50 किलोमीटर मान लो 2 घंटे में ख़त्म करी, 2 आवर्स में। तो मैं बोलूँ वेलोसिटी बताओ, आप बोलोगे सर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितनी चली, वो कितनी है सर 50 किलोमीटर, और नीचे टाइम कितना लगा। तो ये किलोमीटर ये आवर्स में, यूनिट दोनों सेम है, किलोमीटर हो तो टाइम आपका घंटों में होना चाहिए, मीटर हो तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आ गया सर 25। मैं बोल सकता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर्स, एक आवर्स, जिसको ऐसे लिखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैं बोलूँगा सर इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक तरह से स्पीड ही होता है, बस इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन होती है लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं बोलूँगा सर हर घंटे 25 किलोमीटर की स्पीड से चला होगा वो, एक घंटे में 25 किलोमीटर चला होगा और 2 घंटे में 50 किलोमीटर खत्म हो गया होगा। वेलोसिटी समझ आई क्या है, बेसिकली स्पीड है। जब भी वेलोसिटी बताना है आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितनी दूरी चल के आया, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है और मैं कितने टाइम में चल के आया, तो वही आपका वेलोसिटी डिसाइड करेगा। आपको मान लो न्यूमेरिकल आता है, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि सर आपकी डिस्प्लेसमेंट थी 100 किलोमीटर और आपका टाइम था सर 5 घंटे, मुझे बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी थी,
तो वेलोसिटी बेसिकली एक स्पीड ही है, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर 5 घंटे में, हर घंटे कितना चला, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर घंटे अगर वो 20 किलोमीटर चला होगा तभी तो 5 घंटे में 100 खत्म हुआ। 1 घंटे में 20, फिर 2 घंटे में 20 और चला होगा, 3 घंटे में 20, 4 घंटे में 20 और 5 घंटे में 20 चल के पूरा 100 किलोमीटर खत्म हो गया। तो स्पीड कितनी है सर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसी को मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी सर किससे बनी है, डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर अब जब भी आपको वेलोसिटी की बात करेगा तो आप एक ही चीज़ बोलोगे, सर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये याद हो गया तो वेलोसिटी समझ भी आ गई। मतलब आप अपने घर से कहीं भी जा रहे हो, 20 की दूरी है, कितने टाइम में कवर करी वो आप डिवाइड कर लो, वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन घर से दूरी चलना है तो जहाँ से चले, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना है, तो आपकी सड़क तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ऐसे, लेकिन ये आपकी डिस्टेंस है। इसलिए मैं हमेशा स्पीड की बात करता हूँ कि आप सर कितनी स्पीड से यहाँ तक चले। तो क्योंकि स्पीड में एक मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, ये शॉर्टेज दूरी नहीं है, ए और बी की शॉर्टेज दूरी ये है। अगर बाय एयर देखोगे तो आप वेलोसिटी बना पाओगे, लेकिन अगर आपको सड़क से चलना तो ये घूम के जा रहा है तो ये बन गया डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, कहीं से भी घूम के आ जाओ, वो पाथ की दूरी खत्म करते जाओ। इसलिए डिस्टेंस कितना चला कितने टाइम में, तो वो बनती है आपकी स्पीड। लेकिन वेलोसिटी क्या बनेगी, आपकी सबसे सामने की दूरी। ठीक है, वेलोसिटी क्या, सामने की दूरी। तो जब भी वेलोसिटी बोलेगा आप बोलना सर कितनी डिस्प्लेसमेंट चली कितने टाइम में, वही मेरी वेलोसिटी कहलाती है। मैं बोलूँ इसका एस यूनिट बताओ, अब निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट सर एक लेंथ है जिसको मैं मीटर में मेजर करता हूँ, और टाइम एक टाइम है जिसको मैं सेकंड में मेजर करता हूँ। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका एस यूनिट होगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होगा सर, मीटर पर सेकंड। अच्छा मैं बोल दूँ इसका मुझे डायमेंशन बताओ, अब डायमेंशन निकालते हैं। ऊपर वाला अलग से निकालो, नीचे वाला अलग से। ऊपर क्या है सर, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की बात हो रही है तो एक बार लेंथ आ गया। टाइम नहीं है, मास नहीं है, कोई बात नहीं। नीचे क्या है सर, सिर्फ टाइम की बात हो रही है तो नीचे एक टाइम आ रहा है। तो अगर मैं L1 इस टाइम को ऊपर ले जाऊं जिसकी पावर प्लस में उसकी माइनस हो जाती है, L1 t माइनस 1 इसका डायमेंशन होगा, और M0 भी चिपका सकते हो साथ में। M0 L1 t माइनस 2 इसका डायमेंशन होगा। तो बताओ वेलोसिटी की बात समझ आई। वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको याद रखना, ये बार बार फिजिक्स में आएगा आगे भी। तो वेलोसिटी होता है पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होता है सर, वो आपकी स्पीड होती है, और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइड से चल के आया हो। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ पाए होंगे आप। अब मैं इसी को ख़त्म करता हूँ, इसके बाद एक्सेलेरेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बस 3-4 चीज़ें सिखाने की कोशिश करी। एक तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताया, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया आज, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल। प्लेन क्या होता है, जब आपकी रेडियस की लेंथ आर्क की लेंथ के बराबर आ जाए तो बीच में सेंटर एंगल जो बनेगा उसको बोला जाएगा प्लेन एंगल। इसको रेडियन में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, जब साइड ऑफ स्क्वायर की लेंथ आपके रेडियस के बराबर आ जाए तो वो जो सेंट्रल एंगल बनेगा उसको प्लेन एंगल बोला जाएगा। इसको टी रेडियस से मेजर करते हैं। उसके बाद मैंने डायमेंशन बताना स्टार्ट किए, तो डायमेंशन को हम MLT की फॉर्म लिखेंगे। देखो SI जो सिस्टमेटिकली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं वो एक ही होते हैं गाइस, वो एक ही होता है किसी भी चीज़ का यूनिट। बाकी यूनिट दुनिया भर के होते हैं, लेकिन SI यूनिट एक होगा जो आपका पूरी दुनिया ने मिलके डिसाइड किया हुआ है। जितने भी मेन कंट्री हैं, जो मैंने आपको बताया था, इसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी आपको, कहाँ से निकले थे। चलो वेलोसिटी में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो वेलोसिटी एक तरह से स्पीड होती है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसका एक अपना डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर। तो वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी सर आप किसको बोलोगे कि आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग कर लेना। उसके बाद कितना टाइम लिया, जो भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे उसको कहा जाएगा वेलोसिटी। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी लिख सकता है, आपको बोल सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया जाएगा इस, तो उसको क्या बोला जाता है, तो आंसर होगा सर उसको वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा तो एक डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है ये वेलोसिटी भी। अगर मैं डिस्टेंस लिख देता ये स्पीड बन जाती, तब ये स्पीड कहलाती। देखो वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है।
आपकी स्पीड कितनी है वो डिसाइड करेगा कि आपने कितनी दूरी कितने टाइम में कवर करी। मैं बोलता हूँ इसका ऐसा यूनिट लिख दो, मुझे एक बार बता दो। आप बोलोगे सर इसका ऐसे, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर थी और टाइम सेकंड था। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है मीटर पर सेकंड किसका है, वेलोसिटी कहाँ से आया, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा डायमेंशन लिखो, डायमेंशन सर MLT की फॉर्म में लिखे जाते हैं। M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ये 3 डायमेंशन है जिसमें हम दुनिया की हर चीज को इसमें लिख पाएंगे डायमेंशंस में। तो देखिए इसको लिख देते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर क्या है सर, M क्या है, लेंथ, ये मीटर के लिए ना कि मास के लिए, ये लेंथ है सर। तो यहाँ पे L एक बार आ गया, M नहीं आया, T नहीं आया, छोड़ दिया हमने फिलहाल। नीचे की बात करें तो सिर्फ टाइम आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्या है सर, टाइम के लिए है, तो टाइम के लिए डायमेंशन में T ही लिखा जाएगा, तो T भी एक बार। अब देखो इसकी पावर 1 थी, दोनों की 1-1। अगर टाइम ऊपर चला जाएगा तो पावर प्लस की माइनस और माइनस की प्लस होती है, ये इसका डायमेंशन होगा। L1T-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप यहाँ तक तुमने कर भी लिया था। अब मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए अगला देखिए गाइस, छोटा सा टॉपिक नाम लिख लीजिए जिसका नाम है सर एक्सेलरेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा साथ साथ। तो गाइज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो आप रेगुलर अपने डेली लाइफ में करते हो। भाई हर एक बंदा स्कूटी या मोटरसाइकिल या कार वगैरह चलाता होगा, तो आपने सुना होगा स्पीड बढ़ाने को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेट बढ़ाओ, थोड़ा सा एक्सेलरेट बढ़ा दो। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है गाइज, ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसकी पूरी हिंदी में समझा दूंगा, उसकी टेंशन, क्योंकि हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है, ये डेफिनेशन तो बुक पे भी लिखी हुई है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इसको समझाना। हम चाहते हैं कि इसको प्रैक्टिकल आप सीख पाओ, खुद बना पाओ चीजें सारी। तो वेलोसिटी को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, यही कहलाता है आपका क्या, एक्सेलरेशन। ये तो बुक में आपको दिख भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको डेफिनेशन लिख भी देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, तो सर उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करता हूं उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। पहले मैं यूनिट समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, क्वेश्चन कैसे कैसे इस पर न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं बोलूँ वेलोसिटी का मुझे बताओ ऐसा यूनिट, आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का बताओ सर, टाइम का सेकंड होता है, ऊपर वाला मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड। अब यहाँ से मैं ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ। फ्रैक्शन 3 प्रकार की होती है, जैसे बोला जाएगा मीटर पर सेकंड को डिवाइड करो सेकंड से, एक ऐसे बोला जाएगा मीटर पर सेकंड को डिवाइड करो मीटर पर सेकंड से। तो दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, चलो इसको मैं 4 में ना लिख के 3 में लिखता हूं। मैं बोलता हूं सर मीटर को सेकंड पर सेकंड से डिवाइड करो। अब इसको देखोगे ना, ऊपर डबल है नीचे सिंगल था, तो इसको डबल बना दो। अब इसका स्टेप ये होता है सर, ऊपर वाला डबल है तो डबल रहने दो, नीचे वाला अगर डबल होगा उसको ऊपर लेके उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 92 ऐसे हो जाएगा। तो आपने देखा मीटर और नीचे एस इंटू एस, एस स्क्वायर। अगर इस चीज को डायरेक्टली देख पाओगे तो क्या दिख रहा है मुझे, नीचे वाला एस नीचे ही चला गया। क्यों, क्योंकि नीचे डबल नहीं था। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नीचे वाला एस नीचे रहा, इसलिए एस 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 स्क्वायर बन गया। लेकिन इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, मीटर ऊपर सिंगल था ना, ऊपर डबल बना दो, नीचे तो वैसे वैसे एस था ही। अब नीचे वाले 2 को उठा के ऊपर ले जाओ, सेकंड इंटू सेकंड, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या है, खाली मीटर। अब आपने देखा कि नीचे वाला एस इस बार ऊपर चला गया, यहाँ नीचे वाला एस नीचे ही रहा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक चीज डायरेक्टली याद रख लेना, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, जब भी नीचे वाली चीज सिंगल होगी ऊपर डबल पहले होगा, मतलब 2 फ्रैक्शन में होगा नंबर, और नीचे वाला सिंगल होगा, तो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा देना, डायरेक्टली लिख लो जो आर्ट्स के बच्चे हैं। अगर ऊपर सिंगल नीचे डबल है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 3/4 डिवाइड करो 4 से, एक बोलूं 3 को डिवाइड करो 4/5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी 5 कर दो, चलो 5/4 कर दो। इसमें क्या होगा गाइज, ये नीचे सिंगल ऊपर डबल था ना, डबल नंबर था, तो नीचे वाला नीचे रखो, 3 नीचे कर दो 20, क्योंकि 5 ऊपर चला गया, ये 5 था ना, ये 4 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अगर नीचे डबल हो तो फिर नीचे वाला 5 ऊपर ले जाओ, इस बार 5 ऊपर चला गया,
तो दोनों में फ़र्क होता है। अगर नीचे सिंगल है तो नीचे को नीचे रखो, नीचे डबल है तो नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाओ। अब यहाँ पे बात करनी थी मैंने, यहाँ पे तो खैर नंबर ही 2 है तो 2 को मैंने माइनस करके लिख दिया। इसको देखो, ऊपर डबल है गाइस, नीचे सिंगल है, तो सिंगल है तो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, मीटर बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यही होता है इसका एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है आपके एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। तो फ्रैक्शन समझ आई। नीचे अगर सिंगल नंबर है, इसके 2 फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब डबल नहीं है, कुछ भी एस के नीचे कुछ हो सकता था, तब आपको नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ऊपर सिंगल है नीचे डबल हो गया तो फिर नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना कॉपी पे। तो ये तो बन गया आपका एसआई यूनिट किसका? एक्सेलरेशन का। क्या बना सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकंड। तो दोनों का एसआई यूनिट भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अच्छा, एक बार इसका डायमेंशन लिख लें। चलो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। ऊपर बात करें एमएलटी की, तो एम मतलब मास। क्या मास दिख रहा है भाई? ये तो लेंथ की बात हो रही है मीटर, तो लेंथ एक बार दिख रहा है। एमएलटी में एम नहीं दिखा, टी नहीं दिखा। नीचे भी देख लो, नीचे एम नहीं दिखा, लेंथ भी नहीं दिखी, लेकिन टाइम 2 बार दिख गया। तो 0 0 का मतलब हटा ही दो इसको, किसी की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। ऊपर है L1, नीचे वाला टाइम ऊपर जाके -2 हो गया। ये है इसका डायमेंशन L1t -2। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने गाइस क्या सीखा एक्सेलरेशन में? कि एक्सेलरेशन होता है सर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब जब मैं वेलोसिटी को चेंज करूं टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को मैं एक्सेलरेशन कहता हूं। अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट लिखने के लिए मैंने लिखा कि वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होता है। कहां से होता है इसको देख लो एक बार पीछे वाले को। और नीचे टाइम का फिर सेकंड आ गया, नीचे डबल सिंगल है तो एस कैसे बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से मैंने डायमेंशन कैसे लिखा, ये चीज ध्यान से देखना। ये एम मीटर के लिए, लेंथ के लिए होता है यहाँ पे ऐसे में, लेकिन यहाँ पे एम मास के लिए होता है। तो दोनों को एक साथ मत लिख देना, ये एल की जगह आएगा एम, और सेकंड टाइम के लिए होता है। अब मैं आपको एक्सेलरेशन भी समझा देता हूँ कि यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन ऐसे बोलेगा, एक्सेलरेशन ने क्या बोला कि वेलोसिटी को चेंज करना। तो चेंज करने का मतलब क्या है? वेलोसिटी पहले भी होगी अब भी होगी। मैं बोलता हूँ कि एक गाड़ी पहले चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या उसको कुछ टाइम लगा होगा? भाई पहले आप अपनी स्पीड चला रहे थे, वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर हर एक सेकंड में। एक सेकंड में 10 मीटर, 2 में 20 हो जाएगी, 3 में 30, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर चल रहे हो। लेकिन अब कितनी चल रहे हो? अब तो हर सेकंड में आप 15 मीटर चल रहे हो। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड पे आ गए, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है, वेलोसिटी को स्पीड ही समझ लो फिलहाल, अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। वो टाइम कितना लिया होगा? हो सकता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा गाइस, अगर आपको अपनी स्पीड चेंज करनी है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ मुझे एक्सेलरेशन बताओ क्या हुआ होगा, क्वेश्चन बोल सकता है कि सपोज करो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 10 मीटर पर सेकंड। फिर बोलेगा कि आपकी फाइनल वेलोसिटी, जो अभी आपकी फाइनल रुक गई थी, जिसके बाद आपने एक्सेलरेशन निकालना, देखा कितनी एक्सेलरेशन हुई है, वो है 15 मीटर पर सेकंड। और बोलेगा टाइम लगा इसको होने में 5 सेकंड। बताओ एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा? ये क्वेश्चन आ गया मान लो न्यूमेरिकल। तो अब मुझे पता है कि ऊपर मुझे क्या देखना है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, मतलब वेलोसिटी चेंज कितनी हुई। मैं बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी लिख लेना आगे। और नीचे टाइम, यही तो है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में। तो आपकी वेलोसिटी कितनी है सर? फाइनल बनी 15 और पहले थी 10 और टाइम लगा 5, ऊपर आ गया 5/5। तो कितनी आई सर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं सीधा ही लगवा दूंगा, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, यूनिट तो यही आएगा। आप चाहे कैलकुलेशन में यहाँ मीटर पर सेकंड रख के देख लेना, तो भी यही बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी वेलोसिटी कितनी बनी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी आपकी एक्सेलरेशन। तो कोई आपको पूछे कि आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ, आप बोलोगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब आपका 10 से 15 हुआ होगा। अब मैं बोलता हूँ कि आपकी इनिशियल स्पीड थी 0, ट्रेन कोई 0 पे अभी स्टैंडिंग पोजीशन में थी। अब उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल, वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम लगा होने में मान लो 10 सेकंड। मुझे बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई? आप बोलोगे फाइनल से इनिशियल निकाल दो और टाइम कितना लगा वो नीचे लिख दो। कितना आ गया सर? 20/10
तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट याद रखना, ये सीधे लिख देना, आपको नोट नहीं करने हैं। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, जो पहले चल रही थी स्पीड और जो अब चल रही है, दोनों के बीच में गाइस कितना स्पीड बढ़ा है। देखो 0 से 20 पहुंच गया, एक जगह पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इसको यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वो टाइम दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हो। ये होती है आपकी एक्सेलरेशन। जब आप गाड़ी चला के आते हो, कोई आपको ओवरटेक करता है, तो आप क्या करते हो, आप पहले भी तो आपकी वेलोसिटी चल रही थी कुछ, लेकिन अब आपने बढ़ाई। तो ऐसा थोड़ी बढ़ाई है तो आप बढ़ाते चले जाओगे, एक लिमिट होगी, कहीं पे जाकर रुक जाओगे ना, 70 80 90 जितनी भी स्पीड पे आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे। फिर आप देखोगे पहले मेरी स्पीड 60 थी। चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो टाइम लगेगा लेकिन सीखना पड़ेगा। मान लो आपकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, आप पहले स्कूटी चला रहे थे, अब आपको किसी ने ओवरटेक किया, आपको लगा कि नहीं मुझे इसको पार करना है, तो आपने अपनी स्पीड बना दी 100 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इतनी पे पहुंच गए होंगे, कुछ टाइम लगा होगा, मान लो 10 सेकंड लगे। फिर बोलेगा एक्सेलरेशन कितना किया आपने, आप बोलोगे मेरी अब 100 है, चेंज मैंने 50 से किया, मतलब कितना बड़ा वही होता है ऊपर और नीचे टाइम, ऊपर बचा 50 नीचे बटा 10, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन हुई। तो आई होप अब तो आप एक्सेलरेशन समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये होगा कि आपको हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, फाइनल वेलोसिटी दे दी जाए, टाइम दे दी जाए और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्ले वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे भी हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज होना। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल गए आपके कि सर वेलोसिटी को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, वही एक्सेलरेशन होता है। एक क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, उसको सर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, फाइनल दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपकी पूरी फिजिक्स में आगे आने वाले हैं। तो अच्छे से सीख लो इसको अभी से। तो मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा सीखे इसको, इसका आपको पूरी लाइफ फायदा मिलेगा। किसी बच्चे को समझाना होगा किसी बुक से उठा के, तो आप समझा सकते हो, ठीक है। तो डरना नहीं है कि आपकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आपको साइंस नहीं आता। वाली साइंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने पढ़नी नहीं है। हमें गाइस बेसिक सी 10th के नीचे वाली साइंस पढ़नी जो आप सबने पढ़ी हुई है। भाई 10th तक सबने पढ़ाई करी है, सबने पढ़ा होगा। सो बिल्कुल भी आपको होपलेस नहीं होना है और पैनिक नहीं होना है, आराम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्स। अब फोर्स का हर एक डेफिनेशन में इस्तेमाल होना, इसको भी ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें फोर्स निकालना जो सिखाई गई थी वो किसके द्वारा सिखाई गई, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। आपके न्यूटन चाचा के द्वारा आपको सिखाई गई कि फोर्स किस प्रकार निकलेगी। आपको मुझे फोर्स का ऐसे यूनिट कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है क्या होगा। बाकी इस किसको ये बोला जाता है वो तो मैं निकाल के बता दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की फोर्स निकालनी, आपको पूछा जाए भाई फोर्स होती क्या है, आप कहीं भी धक्का लगाने के लिए जो फोर्स पीछे अप्लाई करते हो उसी को फोर्स बोला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे कितनी फोर्स अप्लाई की गई वो कैसे निकालोगे, प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे कितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना आप धक्का लगा रहे हो, वो कैसे पता चलेगा कौन कितनी फोर्स लगा रहा है। उसके लिए आपको दो चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा कि आपका मास किस चीज़ का जिसको धक्का लगा रहे हो और वो कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर पा रही है, एक्सेलरेशन क्या है, और इसी को तो फोर्स बोला जाता है। मतलब अगर आपको निकालना है किसी चीज़ के ऊपर कितनी फोर्स लगी, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसका मास क्या है। मास आप पढ़ चुके हो फंडामेंटल यूनिट में, एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी समझा दी आपको। तो अगर आप देखते हो कोई चीज़ के ऊपर, जैसे एक बस है, उसका मास कितना, जो भी आपको पूरी बस दिख रही है किलोग्राम में, वो उसका मास है। अब उसको एक्सेलरेट कितना करवा पा रहे हैं, अगर 0 से धक्का देके 10 की स्पीड तक लेके आ रहे हो तो कितना एक्सेलरेट करवाया, 0 से 10 के बीच का डिफरेंस 10 और नीचे कितना टाइम लगा होगा। तो उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उसी हिसाब से वैल्यू ज़्यादा होगी। दोनों मल्टीप्लाई में है, जो भी बढ़ेगा तो टोटल इसका डायरेक्टली रिलेशन बढ़ेगा। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है बहुत अच्छे से। देखो फोर्स का मास के साथ कैसा रिलेशन है, तो फोर्स का मास के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है गाइस,
डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर मास बढ़ेगा, जैसे बोल दो फोर्स है 10 kg का मास है, 10 kg का मास है और एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको पूछा जाए कि फोर्स क्या है, बढ़ी है कम हुई। अगर इसको मैं बढ़ा के सीधा 15 कर दूं, 15 कर दूं, तो बोलो फोर्स क्या है, तो आंसर देखो अब ज़्यादा आएगा कि पहले से कम आएगा। जैसे ये बड़ा है तो आपका टोटल फोर्स भी बढ़ी है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी उसी हिसाब से दूसरा भी डायरेक्ट चेंज होगा, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट। एक होता है इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। इनवर्सली वो उल्टा होता है, जैसे मैं बोल दूं कि एक चीज़ दूसरे के उल्टी होती है, ठीक है। एक चीज़ जैसे आपकी बोल देता है कि क्या, जैसे हाँ स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर चीज़ों को बढ़ाओगे, जैसे आपका प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन, एरिया बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती चली जाएगी, प्रेशर कम होता चला जाएगा। ये अभी आप सीख जाओगे। तो डायरेक्टली का मतलब होता है सीधा सीधा इफेक्ट पड़ना। अगर एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी अपने आप बढ़ेगी। यहाँ पे मास भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अब मैं बोलूँ कि इसका एसआई यूनिट निकालें एक बार। अच्छा मुझे बताओ एसआई यूनिट निकालना कोई मुश्किल बचा? अगर आपको ये बात समझ है कि फोर्स कैसे निकलती है, देखो फोर्स निकालना है तो डेफिनेटली किसी चीज़ के ऊपर धक्का लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितनी फोर्स लग रही है। तो वो धक्के वाली चीज़ जिस पे लगाना उसको मास बोलेंगे, उसका कोई मास होगा। और वो चीज़ कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर पाए हो, अगर आप ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट कर पाओगे तो आपकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मिला के मल्टीप्लाई करवाओगे, वही आपका फोर्स कहलाएगा। और इसी को न्यूटन का सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। ये मैं एक्सप्लेन में आपको समझा दूंगा कि इसकी एग्जाम्पल कैसे पेपर में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि बस आपकी मोटरसाइकिल पे शॉकर दिए गए, वो किसका एग्जांपल है, वो सेकंड लॉ का एग्जांपल है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जो आपको रिलेट करके समझाई जाएंगे प्रैक्टिकली, फिर आप समझ पाओगे। वो अगला कंसेप्ट है। फिलहाल आप फोर्स सीख रहे हो, तो मैं बोलूँ इसका एस से यूनिट निकालो। सर बहुत आसान हो गया। अभी मुझे पता है कि मास का क्या होता है सर, मास का होता है आपका किलोग्राम। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी अभी पढ़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बनाया सब कुछ सिखाया, तो यही तो इसका ऐसा यूनिट है। इसी को ही कुछ एक नाम से पुकारा जाता है। वो ऐसा यूनिट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हो। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना होगा। तो ये है आपका। अब इसके ऊपर ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। पहले इसका हम डायमेंशन बना दें। चलो अगला है हमारा, सर इस पे डायमेंशन भी सिखा दो अब कैसे बनेगा। तो डायमेंशन कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है कि MLT की फॉर्म में लिखना है। M स्टैंड फॉर मास, L स्टैंड फॉर लेंथ, T स्टैंड फॉर टाइम। तो सीधा सीधा है। आप देखो यहाँ पे मास कितने हैं, तो मास बिल्कुल एक है, तो मास एक बार आ गया। किलोग्राम एक ही बार है ना। अच्छा और मल्टीप्लाई में ठीक है, ऊपर है सारा, नीचे सेकंड है, ठीक है। और इसकी बात करूँ आगे मल्टीप्लाई में क्या है सर, M क्या होती है, लेंथ होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब लेंथ, तो लेंथ कितनी बार है सर, एक बार है। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, अब नीचे बारी आ जाओ। तो इसका मतलब यही था ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसे लिख दो सेकंड, क्या फर्क पड़ता है, नीचे बार सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। अब नीचे देखो मास कुछ नहीं है, लेंथ कुछ नहीं है, टाइम दो बार है, तो यहाँ पे बन गया M एक, L भी एक, और टाइम ऊपर जाके -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इसको अभी याद कर लेना, क्योंकि इसको मैं अभी डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ आगे वाले रिलेशनों में। जैसे आप वर्क निकालोगे, एनर्जी निकालोगे, सब में मैं डायरेक्टली इसका रिलेशन यूज करने वाला हूँ। M1 L1 T-2 कैसे आया, समझ आ गई, यही से आया। अगर आप ये बात को समझ पाते हो कि फोर्स बेसिकली किसको बोलते हैं, सर फोर्स मैं बोलूंगा मास कितना है चीज का और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी कॉल्ड फोर्स। सो गाइज आई होप फोर्स का कॉन्सेप्ट अब आप क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे कि फोर्स किसको बोला जाता है। जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज द फोर्स, आप बोलोगे फोर्स निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। और फर्स्ट वन सेगमेंट कौन सा होगा सर, मुझे मास पता होना चाहिए, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश किया करो, छोटी छोटी बातों को ध्यान में दो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखोगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब न्यूमेरिकल बनाने वाला कुछ भी बना दे, आपको बोल देगा सर आपका किस चीज़ का मास, आपकी बस है उसका मास मान लो बोल देगा 1000 kg है, फिर बोलेगा उसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे बताओ कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन तो चाहिए, मास भी दिया है 100 kg, एक्सेलरेशन भी दी है 10, तो आंसर कितना आ गया सर 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कुछ शॉर्टकट में लिखते हैं फोर्स को, जब भी आप फोर्स को मेजर करते हो, जैसे मास को किलोग्राम लिखते हैं ना, तो इसको भी कुछ एक वर्ड से लिखा जाता है, उसका मुझे आपको बताना वो ऐसा यूनिट भी है
यही इसी को कुछ बोला जाता है और भी, वो आपको बताना है वो किसको बोला जाता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज़ है? देखो आपका वर्ड में एटसेट्रा लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत आसानी से चीज़ों को आप सीख पाओगे, छोटी छोटी चीज़ों को सीख पाओगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको बाद में एक्सप्लेन करनी है। एंड फोर्स का जो आपने अभी पढ़ा, इसी को मैं जब न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको पढ़ाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जाम्पल के साथ आपको। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत सारी एग्जाम्पल्स है इसकी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऐसा होने पे कौन सा न्यूटन का लॉ काम करता है, कौन सा लॉ काम करता है, फर्स्ट कहाँ लगता है, सेकंड कहाँ लगता है, ये सारी एग्जाम्पल आपको सीखनी है। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है? देखो कोई आपको पूछे इम्पल्स किसको बोलते हो, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि सर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओ, मैंने बोला ना फोर्स अब हर जगह आएगी, और वो कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोला जाता है क्या? इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम ही इम्पल्स कहलाता है। मतलब किसी चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम तक आप लगाते रहे, फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम तक लगाते रहे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मान लो आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और आप उसको 10 मिनट या 10 सेकंड तक लगाते रहे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो कहलाएगा इम्पल्स। तो चीज़ों को बिल्कुल अपने बेसिक लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करो। ये चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएंगी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये चीज़ें आपको बुक में भी बहुत अच्छे से लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझते हो, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई सिखाएगा तो सीखोगे, तो सीखने की कोशिश करो। तो इम्पल्स का मैं बोलूँ ऐसा यूनिट बताओ, जब मुझे इतना पता चल गया कि कोई फोर्स को कितने टाइम के लिए लगाया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई ही इम्पल्स कहलाता है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि ऐसा यूनिट, देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम क्या होता है सर? सेकेंड। तो आप बोल सकते हो न्यूटन सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है। अब मैं बोलूँ मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? डायमेंशन कैसे निकालोगे सर? डायमेंशन निकालने के लिए मैं देखता हूँ एमएलटी की फॉर्म में, तो यहाँ पे मास है कुछ, तो अब देखो इसको बनाने के लिए आपको इसका बेसिक लिखना पड़ेगा। न्यूटन किसको बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। और आगे सेकंड इसका भी आ रहा था मल्टीप्लाई में, ये वाला सेकंड भी आ रहा है, तो ये तो पूरी न्यूटन की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई सेकंड इसका भी आ रहा है। तो अब इसका डायमेंशन लिखें, चलो इसको लिखते हैं। ये कहाँ से आए समझ आ गई? क्योंकि फोर्स अभी अभी मैंने देखा, फोर्स का यूनिट लास्ट में मैंने लिखा भी था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ किलोग्राम मीटर, और इसी सेकंड स्क्वायर कैसे लिख देते हैं? और मल्टीप्लाई सेकंड लिख देते हैं, ऐसे एस कट गया, ये बचा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसका लिखो डायमेंशन, कैसे लिखेंगे? मास है एक बार, ठीक है, एम है, मीटर भी है, एक लेंथ भी है। अच्छा टाइम कितनी बार है सर? एक बार है। टाइम कितनी बार है? एक बार है, तो नीचे है वो, ये आएगा m1 l1 t-1। तो इस तरीके से लिखा। अब यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर आपको फोर्स का याद है m1 l1 t-2, ये आपने पढ़ा फोर्स का भी अभी, ये आप डायरेक्ट याद कर लो इस चीज़ को अगर आपको जल्दी करनी है तो। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? टाइम। टाइम क्या होता है? सेकंड। अब दोनों की टाइम सेकंड है, तो इसको डायमेंशन में t1 लिखूंगा। यहाँ पे देखो m1 l1 t की पावर -2 t की पावर 1, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो बेस सेम, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, t 2 प्लस 1 को प्लस कर दो, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 1 गया तो टाइम की पावर 1, तो t की पावर 1 -1, क्योंकि यहाँ पे देखो ये -1 आएगा, टाइम -2 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इसमें मैं लिखा m1 l2 t-2, जैसे ये t-1 है, ये +1 है, t की पावर मल्टीप्लाई ये वाला टाइम। तो अब क्या आ गया? ये मैंने फोर्स की जगह लिख लिया सीधा सीधा, ये हमने अभी निकाल के बताया, इसकी जगह मैं फोर्स का ये लगा दिया, और इस टाइम का मैंने ये लगा दिया, इस टाइम का मैंने ये +1। अब देखो m1 l1 तो आ गया, लेकिन टाइम की ये पावर -2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, m1 l1 t-1, ये इसका डायमेंशन है। तो डायमेंशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी निकालना आना चाहिए। तो इम्पल्स क्या होती है सर? इम्पल्स मैं उसको बोलता हूँ जब कोई चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ और कितने टाइम के लिए लगाता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही इम्पल्स कहलाती है और निकल के आती है। तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड।
डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन अलग से लिखो m1 l1 t माइनस 2, और यहाँ पे s सेकंड का अलग से लिखो टाइम 1, तो ये आ गया m1 l1 t माइनस 1। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना सकता है, आपको फोर्स दे सकता है, आपको टाइम दे सकता है और आपको इम्पल्स पूछ सकता है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सर आपका वर्क। क्या है आपका वर्क, क्या होता है? अब वर्क निकालने के लिए गाइस क्या करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क, एनर्जी एंड पावर एक अलग से चैप्टर भी आता है, तो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करना और आज के बाद आप बिल्कुल सीख जाओगे कि काम क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ का अगर आपको काम निकालना है गाइस, अगर आपको कुछ काम निकालना है कि कितना काम हुआ, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आपको अपने हिसाब से सोचना है। देखो मैं आपको बोलता हूँ कोई काम करो, तो काम करने के लिए मुझे बताओ क्या होता है। आप बोलोगे सर फोर्स लगती है, कोई भी काम करने के लिए फोर्स लगती है। मान लो आपके पास एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, उसमें पूरा की पूरा पानी भरा हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ इसको उठा के दूसरे कमरे में रख के आओ, तो मैंने आपको एक काम बोला। अब आप गिलास को उठाते हो लेकिन गिलास को उठा के आगे पीछे नहीं करते हो, वहीं पे रख देते हो, तो मैं देखूंगा क्या उस गिलास पे काम हुआ? तो मैं देखूंगा उस गिलास पे कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आगे पीछे नहीं हुई, मैं कैसे बोल सकता हूँ उस पर काम हुआ? हो सकता हूँ मैं आपको बोल के बाहर चला गया कि ये गिलास उठा के दूसरे कमरे में रख दो, लेकिन आपने उठा के फिर वापस वहीं रख दिया। इवन कि आपने फोर्स लगा के उसको उठाया था, फिर वहीं रख दिया, लेकिन मैं जैसे ही बाहर से आया मैंने देखा कि आपका गिलास तो वहां से हिला ही नहीं। मैं बोलूँगा भाई तूने काम नहीं किया, आप बोलोगे नहीं सर मैंने उठाया था। मैं बोला नहीं यहाँ से तो हिला ही नहीं, आपने कैसे किया? तो वो काम जीरो हुआ। मतलब फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन जब तक चीज़ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, जब तक चीज आगे पीछे नहीं जाएगी, तब तक काम नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन से एक इक्वेशन निकल के आती है जिसमें होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बीच में होता है कॉस ऑफ थीटा, बीच में आता है कॉस ऑफ थीटा। तो ये होता है फोर्स। यहाँ पे थीटा पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितने डिग्री से लग रही है। अगर फोर्स लगेगी 0 डिग्री पे तो काम होगा 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 आने से तो बाकी वाला जो भी आएगा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया, तो कॉस 90 जीरो होता है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, काम भी आपका जीरो हो जाएगा। मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको पूछा जाए कि सर काम क्या होता है, आप बोलोगे सर काम मैं उसको बोलूंगा जिस चीज के ऊपर फोर्स लगी होगी और वो चीज आगे पीछे डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जाके वहीं पे वापस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, इसका मतलब चीज़ को आगे पीछे होना पड़ेगा। तो फोर्स भी लगेगी और चीज़ आगे पीछे कितनी हुई, दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है? काम कहलाता है। और इसका एसआई यूनिट गाइस यूल भी होता है, इसका एसआई यूनिट यूल भी होता है। लेकिन इसको हम इस एसआई यूनिट को, ये किसको यूल किसको बोला जाता है, ये हम अभी निकालेंगे। आप मुझे बताओ फोर्स क्या होता है? आपको पता है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो एक मीटर होता है सर, तो न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट है। ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को ये बोला गया। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर दूं तो इसका एसआई यूनिट ये भी तो होता है सर। न्यूटन क्या है? फोर्स है। फोर्स को कैसे लिखते हैं? सही में तो फोर्स होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे मीटर का मीटर, तो इसको लिखोगे किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ही आपका क्या कहलाता है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क। और इसी को बार बार ना लिखने की बजाय मैं बोलता हूँ किसी चीज पे कितना काम हुआ तो आप बोल देते हो 2 जूल। तो यूल किसको बोलते हैं? यूल का मतलब यही होता है। इसको आपको ये पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा कि 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। जैसे लिखते हैं ना 2 किलोग्राम, कोई वेट बताना हो, कोई मास बताना हो, तो इसके लिए ये लिखना पड़ता है। और इसको शॉर्टकट में मैं क्या लिख देता हूँ? यूल। और यूल कौन था? आपका साइंटिस्ट है जिसने निकालना दिखाया था, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी इसके नाम पे हम दे देते हैं शॉर्टकट में। अदरवाइज एग्जाम में देखो कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछ सकता है कि सर वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, हो सकता है यूल ऑप्शन ही ना दे, फिर आपको लिख सकता है न्यूटन मीटर। इसको हो सकता है फिर से ब्रेक करके ये भी लिख दिया हो, क्योंकि ये तो आपको पता चल ही गया कि फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ। अभी निकाला आपने फोर्स का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की जगह मैंने ये लिख दिया
और इस मीटर का मीटर आ गया। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई करा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आ गया। तो बेसिकली इसको ये भी बोला जाता है, इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो शॉर्ट में, और इस पूरे को आप यूल के नाम से भी जानते हो। ये होता है आपका काम। आज के बाद लाइफ में आपको कोई पूछे काम कितना हुआ, तो उसके लिए आप देखना फोर्स कितनी लगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाते रहो, मान लो आपने फोर्स लगा दी 100 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मैं बोलता हूँ काम बताओ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो गया, तो सारी फोर्स तो बेकार होगी, तो काम जीरो हो गया। इसलिए बोला जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है कॉस थीटा। अब बोलते हैं कि एक कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कूली फोर्स लगा रहा था, इस साइड चीज को लेके जा रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही, लेकिन जो सामान उठाया था, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, मास था वो जो सर पे उठाया हुआ है, उसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अब इसमें पुट करोगे, मान लो फोर्स उस पर लग रही थी 100 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ मान लो 100 मीटर तक लेके भी गए आप, लेकिन कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो कॉस 90 जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी करो सब कुछ जीरो। इसलिए कूली द्वारा किया गया काम क्या होता है सर, जीरो होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक कूली द्वारा किया गया वर्क कितना होता है, तो आंसर होगा जीरो। इतनी मेहनत करता है कूली, लेकिन काम क्या होता है इसका, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों के बीच में एंगल बनता है कॉस ऑफ थीटा का, और कॉस जीरो का मतलब 1 होता है। अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री के एंगल हो, जिस साइड फोर्स उसी साइड चीज जा रही है, तो काम होगा। लेकिन अगर पूरा परपेंडिकुलर हो गया तो काम नहीं होगा। तो अगर इतनी बात समझ आई ठीक है, नहीं आई तो आप इतना याद रखो कि वर्क आपका क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ऐसे यूनिट खुद लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर, मीटर, न्यूटन मीटर। इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हो किलोग्राम न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे वाला मीटर। तो ये जब मैंने सिंप्लीफाई किया, मीटर 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 स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर, ये होता है। इसी को शॉर्टकट में यूल के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। और बीच में एंगल कितना बनता है, कॉस ऑफ थीटा का। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से वो इसको आसानी से कर पाएंगे, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है। तो ये बात याद रख लेना कि कूली के द्वारा किया गया काम कितना होता है, जीरो। आप कभी कभी पढ़ाई करने के बाद बोलते हो कि आज मैंने बड़ा काम किया, बहुत ज्यादा काम कर दिया, मैं थक गया पूरी तरह से, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो काम कितना किया। मान लो आप पढ़ रहे हो, फोर्स भी लगा रहे हो, तो दिमाग की फोर्स लगा रहे हो कुछ भी, लेकिन आप यहाँ बैठे थे, वही बैठ के पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो साइंस बोलते हैं काम भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो काम होगा जब तक चीजों में दोनों चीजें नहीं होंगी। एक चीज अगर जीरो है, दूसरी जितनी मर्जी करते रहो, काम